नमस्कार, आदाब और शास्त्रीय काल प्यारे दोस्तों। आज अपन चर्चा करने वाले हैं पुष्यभूति वंश के बारे में। इसका जो कालक्रम जो माना जाता है वो 600 से लगा करके, ये मानिए आप 500 से लगा लो और 650 तक का कालक्रम आप इसका मान सकते हैं। ये इसका मुख्यतया कालक्रम हो जाता है। छोटे छोटे राजा रहते हैं प्रारंभिक जिनकी जानकारी हमें मिलती नहीं है, उनकी डेट को लेकर भी विवाद रहता है। फिर अपन 580 से इसका पूरे हमें डाटा इकट्ठा होता है और 647-48 तक हमें बढ़िया डेट के हिसाब से भी इस वंश के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। ये सब चीज़ें अपन चर्चा करेंगे। पुष्यभूति वंश, सबसे पहली बात, पुष्यभूति वंश कहाँ राज कर रहा था? तो ये राज कर रहा था हरियाणा में। आज की यदि बात करें तो हरियाणा में आता है, लेकिन उस समय उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। क्यों बन गया था? क्योंकि मौखरियों का जो साम्राज्य था उसको भी इन्होंने अपने क्षेत्राधिकार में मिला लिया था और बाकी ये साम्राज्य का विस्तार करते रहते हैं, जिस वजह से पुष्यभूति राजवंश अपने इस कालक्रम के अंदर सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया था। उत्तर भारत में इनको चैलेंज करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, इनको चैलेंज करने वाला कोई ऐसा राजा नहीं था जो इनको चैलेंज करके हरा सके। तो इस तरीके से पुष्यभूति वंश जो है वो उत्तर भारत में हुआ था। उत्तर भारत का एक क्षेत्र था थानेश्वर। वर्तमान में तो इसको थानेश्वर कहते हैं अपन, लेकिन उस समय इसको थानेश्वर नहीं स्थानीश्वर कहा जाता था। उस समय इसका नाम स्थानीश्वर था। और बताया जाता है, इतिहासकारों के द्वारा बताया जाता है कि ये जो स्थानीश्वर जो था ना, हरियाणा के अंदर पड़ता है, वर्तमान हरियाणा में आता है ये क्षेत्र। ठीक है, तो ये चीज भी आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। पहली राजधानी भी इनकी जो रही है वो स्थानेश्वर ही रही है। पुष्यभूतियों का जो जितने भी राजा हुए हैं सब लोगों ने थानेश्वर को अपनी राजधानी बना करके रखे थे, लेकिन बाद में हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने राजधानी को चेंज कर लिया। और कौन से राजा ने चेंज किया था? तो वो हर्षवर्धन ने चेंज किया था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को कन्नौज में स्थानांतरित कर लिया था। उसने दूसरी राजधानी अपनी कन्नौज की राजधानी बनाई थी। तो मुख्यतया ये क्षेत्र उनके साम्राज्य के अंदर आते थे। ठीक है, तो ये हो गई उनकी राजधानी को लेकर के बात। अब अपन सबसे पहले इनकी जानकारी के स्रोतों की चर्चा करते हैं। क्या क्या हमें प्रमाण मिलता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, पुष्यभूति वंश की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? जानकारी के स्रोत, तो जानकारी के स्रोतों के अंदर हमें अभिलेख भी प्राप्त होते हैं, हमें साहित्यिक ग्रंथ भी प्राप्त होते हैं और हमें मुद्राएं भी प्राप्त होती हैं। अब अपन एक एक करके सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पुष्यभूति वंश की जानकारी के स्रोत में आपको मैं साहित्यिक ग्रंथों की चर्चा कर लेता हूं। साहित्यिक ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथों की यदि चर्चा की जाए तो हमें बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं। पहली बात, एक हर्ष के दरबार में कवि रहा करता था जिसे बाणभट्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाणभट्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये बाणभट्ट कवि था, इसने भी कुछ ग्रंथ लिखे हैं। इसके बाद में हमें देखने को मिलता है हर्ष, जो कि हर्षवर्धन के नाम से प्रसिद्ध होता है, स्वयं राजा भी बनता है और इसने खुद भी अपने कुछ साहित्यिक ग्रंथ लिखे थे। उनसे भी हमें पुष्यभूति वंश के बारे में जानने के लिए बहुत सारी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, तो ये दो हो जाते हैं। एक तीसरा ग्रंथ आता है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प, एक ये अपना ग्रंथ हो जाता है। और आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो है वो किसका है? ये मंजूश्री का है। मंजूश्री एक बौद्ध आर्य रहा है, बौद्ध आचार्य या फिर बौद्ध आर्य के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, मंजूश्री। तो मंजूश्री का ये है ग्रंथ है आर्य मंजूश्री मूलकल्प।
इससे भी हमें जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का यह ग्रंथ है और आजकल एग्जाम के अंदर इसके बारे में भी क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ये भी आप देख सकते हैं। आर्य मंजूश्री मूलकल्प। इसके अलावा हमारा एक आता है ओवेहन सॉन्ग, जानते होंगे इसको, तो ओवेहन सॉन्ग, जिसने अपना यात्रा विवरण लिखा था और उस यात्रा विवरण का हमारा नाम क्या हो जाता है, सी यू की। ठीक है, ये कुछ हमारे ग्रंथ हो जाते हैं। ठीक है, साहित्यिक ग्रंथों में हमारे इन विद्वानों ने लिखे। बाणभट्ट ने कौन से ग्रंथ लिखे, उनकी यदि चर्चा करूं तो एक ग्रंथ आता है हर्षचरित, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी का स्रोत है। और ये मान के चलिए कि पुष्यभूति राजवंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी हमें एक तो इस ग्रंथ से मिलती है और एक ग्रंथ अपना ओवेन सॉन्ग का हो जाता है, जिसे सी यू की के नाम से जाना जाता है। सी यू की, ठीक है, सी यू की के नाम से जाना जाता है। हर्षचरित हो गया बाणभट्ट का। दूसरा ग्रंथ और बता देता हूं, कादंबरी। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट ग्रंथ हो जाते हैं जो हमें पुष्यभूति राजवंश की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। हर्षवर्धन ने स्वयं कुछ ग्रंथ लिखे थे। इतिहासकारों का मानना है कि हर्षवर्धन एक इतना बड़ा कवि रहा है कि वह तलवार को भी जितने अच्छे तरीके से पकड़ता था उतने ही अच्छे तरीके से वो कलम को भी पकड़ता था। इसलिए इसने भी कई सारे ग्रंथ लिखे जिनमें हमें रत्नावली का नाम देखने को मिलता है। एक ग्रंथ अपना रत्नावली हो जाता है, एक ग्रंथ अपना नागानंद हो जाता है, नागानंद। ठीक है, एक ग्रंथ अपना रत्नावली, एक ग्रंथ नागानंद और एक ग्रंथ प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका, ये तीन ग्रंथ अपने हर्षवर्धन ने लिखे थे। इनसे भी हमें जानकारी उपलब्ध हो जाती है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प, यह जो ग्रंथ है इससे भी हमें जानकारी उपलब्ध हो जाती है। तो ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ग्रंथ है। ओवेनसोंग एक विदेशी यात्री था जो भारत में हर्षवर्धन के काल में आता है। उसने भी अपना जो ग्रंथ लिखा सी यू की, उससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। और हमें ज़्यादातर जानकारी जो मिलती है वो एक तो पुष्यभूति वंश के बारे में मिलती है और दूसरी जानकारी जो हमें मिलती है वो किस चीज़ की मिलती है, तो वो मिलती है बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी। तो ये हो जाते हैं अपने जानकारी के साहित्यिक स्रोत। यदि साहित्यिक स्रोतों में अगर अपन और भी गहराई से जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले अपन हर्षचरित के बारे में जान सकते हैं। हर्षचरित, इस ग्रंथ के बारे में आप स्पेशल जानकारी ले सकते हैं। क्या जानकारी ले सकते हैं कि इस ग्रंथ की रचना जो है वो बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। बाणभट्ट जो था वो हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि हुआ करता था। ठीक है, और पुष्यभूति राजवंश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक जो भी प्रशासनिक जानकारियां हैं वो सब यहाँ से हमें मिल जाती है। ठीक है, हर्षवर्धन के जीवन के बारे में और उनके क्रियाकलापों के बारे में भी हमें हर्षचरित्र से काफ़ी सारी जानकारी मिल जाती है। ठीक है, हर्षचरित की बात की जाए तो इसमें कई सारे प्रकरण हैं। ठीक है, इसमें कई सारे प्रकरण हैं। एक प्रकरण, ठीक, जिसके अंदर हमें जानकारी मिलती है लेखक बाणभट्ट की। इसमें जानकारी मिलती है लेखक व उसके परिवार की जानकारी उपलब्ध हो जाती है। ठीक, दूसरा जो अपना है, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसी हर्षचरित का दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो इसके पार्ट है हर्षचरित के, इनको प्रकरण कहा जाता है। तो दूसरे, तीसरे और चौथे प्रकरण से भी हमें मिलता है, क्या मिलता है, तो हर्षवर्धन के पूर्वजों के बारे में और उनके थानेश्वर राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ से हमें हर्षवर्धन के पूर्वजों और थानेश्वर
राजघराने से संबंधित, थानेश्वर राजघराने से संबंधित, थानेश्वर राजवंश से संबंधित जानकारी हमें इस दूसरे और तीसरे चौथे प्रकरण से मिल जाती है। इसी हर्षचरित का अगला जो प्रकरण अपना हो जाता है वो हो जाता है पांचवा और छठा। पांचवा और छठा, इन दो प्रकरणों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो हर्ष के युद्धों के और विजयों की जानकारी मिलती है। हर्ष के युद्ध व विजय, तो हर्ष के युद्धों और विजयों के बारे में हमें पांचवें और छठे प्रकरण से जानकारी मिलती है। ठीक है, और अंतिम जो प्रकरण अपना हो जाता है उसमें और कई सारी जानकारी हमें उपलब्ध हो जाती है। अंतिम प्रकरण, तो अंतिम प्रकरण में हमें क्या जानकारी मिलती है? ये अंतिम प्रकरण, इसके शायद 7 ही प्रकरण रहे होंगे हर्षचरित ग्रंथ के, तो 7 प्रकरणों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। ठीक है, तो अंतिम जो प्रकरण अपना हो जाता है उसमें हमें क्या मिलती है? विंध्य के जंगलों में, विंध्य के जंगलों में धार्मिक संप्रदाय की जानकारी। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है अपनी हर्षचरित के बारे में। तो ये सब चीजें आप नोट कर सकते हैं। पहले प्रकरण में हमें बाणभट्ट और उसके परिवार की जानकारी मिल जाती है। दूसरे, तीसरे और चौथे प्रकरण में हमें हर्ष के पूर्वजों के बारे में और थानेश्वर राजवंश से संबंधित जानकारी उपलब्ध हो जाती है। पांचवें और छठे प्रकरण से हमें हर्ष के युद्धों का और विजयों का उल्लेख मिलता है। और फिर अंतिम प्रकरण में हमें विंध्य के जंगलों में जो धार्मिक संप्रदाय रह रहे थे उनकी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। तो ये सब चीजें हमें हर्षचरित से उपलब्ध होती है। अब दूसरा ग्रंथ आता है कादंबरी, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अब दूसरा ग्रंथ है अपना कादंबरी, ये भी बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। ये चीज तो आपको पता ही होगा, कादंबरी ग्रंथ बाणभट्ट का ही ग्रंथ है। इससे भी हमें कई सारी जानकारी उपलब्ध होती है। ठीक है, और यह जो ग्रंथ है अपना, ये काव्य ग्रंथ है। सबसे पहली बात, ये इंपॉर्टेंट बात है, काव्य ग्रंथ है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख सकते हैं कि कादंबरी जो है वो काव्य ग्रंथ है। और उस समय की तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक स्थिति के बारे में हमें कादंबरी से काफी अच्छी जानकारी मिलती है। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। तो इसके अंदर हमें धार्मिक व सामाजिक, ठीक है, धार्मिक व सामाजिक दशाओं के बारे में हमें कादंबरी ग्रंथ से जानकारी मिलती है। तो ये हो जाती है अपनी कादंबरी ग्रंथ के बारे में, जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। इसके अलावा हर्षवर्धन के 3 ग्रंथ हो जाते हैं अपने, जिनमें रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका आती है। ठीक है, तो सबसे पहले रत्नावली के बारे में चर्चा करूं। रत्नावली, तो रत्नावली के अंदर आप ये याद रख सकते हैं कि रत्नावली में, और एक ग्रंथ और लिख लीजिए प्रियदर्शिका, इसी के साथ में आप प्रियदर्शिका भी लिख लीजिए। रत्नावली व प्रियदर्शिका, इन 2 ग्रंथों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इन 2 ग्रंथों से हमें एक तो प्रेम की जानकारी मिलती है, प्रेम व राज दरबार के षड्यंत्रों की जानकारी मिलती है। राज दरबार के षड्यंत्रों की जानकारी। ठीक है, तो राज दरबार के षड्यंत्रों की जानकारी हमें रत्नावली और प्रियदर्शिका से मिलती है। और दोनों ही ग्रंथ हमारे हर्षवर्धन के लिखे गए थे। हर्षवर्धन स्वयं राजा था, उसी ने अपने ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, तीसरा अपना जो ग्रंथ हो जाता है वो हो जाता है नागानंद। नागानंद, ठीक है, नागानंद ग्रंथ से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो हर्ष की उदारता और दानशीलता के बारे में इससे हमें जानकारी उपलब्ध होती है। तो इससे हमें क्या मिलती है? हर्ष की उदारता
वो है दानशीलता। ठीक है, तो इन दो चीजों की जानकारी हमें नागानंद से प्राप्त हो जाती है। रट लेना, याद कर लेना, रत्नावली और प्रियदर्शिका से हमें प्रेम और राज दरबार के षड्यंत्रों की जानकारी मिलती है। नागानंद से हमें हर्ष की उदारता और उसकी दानशीलता के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। तो ये सब चीजें हमें हर्षवर्धन के स्वयं के ग्रंथों से मिलती है। इसके अलावा अपना एक ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूलकल्प आ जाता है। अगला जो अपना ग्रंथ है वो आ जाता है आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प। इस ग्रंथ के बारे में यदि चर्चा की जाए तो आर्य मंजूश्री मूलकल्प से हमें पुष्यभूति वंश की उत्पत्ति के बारे में जानकारी उपलब्ध हो जाती है। कौन सी चीज हमें उपलब्ध होती है इससे? तो अपनी सबसे पहली बात पुष्यभूति वंश की उत्पत्ति के बारे में। वंश की उत्पत्ति, तो इस चीज की जानकारी हमें आर्य मंजूश्री मूलकल्प से प्राप्त हो जाती है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित यह है हमारा धर्म, ये जो ग्रंथ है वो है, तो ये चीज आप याद रख लेना। ठीक है, और ये बोधिसत्व मंजूश्री से संबंधित है। ठीक है, मंजूश्री नाम का कोई हुआ होगा बौद्ध धर्म में, उसका यह ग्रंथ है। कभी चर्चा करेंगे इसके बारे में भी कि कौन सा है ये मंजूश्री, इसके बारे में कोई फैक्ट लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई अपनी आर्य मंजूश्री मूलकल्प के बारे में। दो चीजें याद रख लेना, पुष्यभूति वंश की उत्पत्ति के बारे में जानकारी हमें आर्य मंजूश्री मूलकल्प से हो जाती है। और यह जो ग्रंथ जो है वो मंजूश्री, ये कौन है? तो ये एक वो हो जाता है बोधिसत्व, बोधिसत्व। ठीक है, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है, बौद्ध धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति होता है, बौद्ध धर्म का कोई ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो मंजूश्री रहा है। ठीक है, ये हो जाती है अपनी आर्य मंजूश्री मूलकल्प की बात। अब अपन अगली चर्चा करते हैं अपनी वेनसोंग के यात्रा वृतांत की। तो वेनसोंग का यात्रा वृतांत, जिसका नाम है सी यू की वेनसोंग। ठीक है, ग्रंथ का नाम है सी यू की। काफी अजीब नाम है, चाइनीज नाम है, इस वजह से इसका नाम भी थोड़ा अजीब सा हमें देखने को मिल जाता है। तो आप इस ग्रंथ के बारे में ये याद रख सकते हैं कि इसके अंदर हमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। हमें हर्ष की जानकारी मिलती है, तो उसने अपना आंखों देखा जो हाल है वो बताया है हर्ष के काल का, पुष्यभूति वंश का। तो यह सब जानकारी हमें इससे प्राप्त हो जाती है। तो ये हो जाती है अपनी साहित्यिक ग्रंथों की चर्चा, जिसमें अपन ने सभी ग्रंथों के बारे में चर्चा की है। अब अपन चर्चा करते हैं अभिलेखों के बारे में। तो हमें अभिलेख कौन कौन से प्राप्त होते हैं उनके बारे में भी अपने को पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपने, मैं मान रहा हूँ कि आपने इन चीज़ों को नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब अपनी अगली जानकारी का स्रोत जो हो जाता है वो हो जाता है अभिलेख। अभिलेख हो जाता है। ठीक है, और अभिलेखों के अंदर हमें कौन कौन से अभिलेख प्राप्त होते हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अभिलेखों के अंदर एक अभिलेख अपना मधुबन से प्राप्त होता है। मधुबन ताम्रलेख के नाम से उसे जाना जाता है। मधुबन ताम्रलेख। ठीक है, मधुबन ताम्रलेख। एक अभिलेख हमें सोनीपत से प्राप्त होता है। तो एक अभिलेख हमें सोनीपत से प्राप्त हो जाता है। एक अभिलेख हमें बांसखेड़ा से प्राप्त हो जाता है। बांसखेड़ा। ठीक है, तो एक हमें बांसखेड़ा से प्राप्त हो जाता है। जो अपना मधुबन ताम्रलेख है वो 631 ईस्वी का है। 631 ईस्वी सन का है, जिस समय हर्ष का राज चल रहा था। दूसरा ग्रंथ अपना इसकी बात कर सकते हैं, तो इसकी डेट जो है वो 628 ईस्वी हमें मिलती है।
तो इसकी जो डेट है 628 ईस्वी हो जाती है। तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं कि 628 ईस्वी का है। तो ये चीज़ें अपने 3 प्रमुख अभिलेख हो जाते हैं। ठीक है, तो मधुवन अभिलेख की यदि चर्चा की जाए तो इससे हमें हर्ष की 4 पीढ़ियों तक की वंशावली मिलती है। याद रख लेना, लिख लेना, मधुवन ताम्रलेख से हमें हर्ष की 4 पीढ़ियों की वंशावली मिलती है। सोनीपत अभिलेख से हमें क्या प्राप्त होता है, तो हर्ष के शासनकाल की अवस्थाओं को सुलझाने में हमें सोनीपत अभिलेख काफ़ी चीज़ें बता देता है, ताकि हम समझ जाते हैं कि कौन सा राजा किसके बाद आ रहा है। ये सब चीज़ें सुलझाने के लिए हमारे पास में सोनीपत का अभिलेख है, और इससे हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है कि कौन सा किसका बेटा है, क्या वहाँ की स्थिति रही है। वो सब चीज़ें हमें सोनीपत अभिलेख से समझ में आ जाती है। फिर बांसखेड़ा का जो अभिलेख है उसकी यदि बात की जाए तो इसके अंदर एक विशेष बात है, हर्ष के सिग्नेचर मिलते हैं, हर्ष के हस्ताक्षर। ठीक है, हर्ष के हस्ताक्षर की प्रतिलिपि जो है वो हमें बांसखेड़ा अभिलेख से प्राप्त हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हमें अभिलेखों के बारे में मिल जाती है। अब अगला पॉइंट अपना मुद्रा से संबंधित आ जाता है। मुद्रा के बारे में भी आपको बता देता हूं। मुद्रा, हर्ष के काल की हमें कई सारी मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट मुद्रा जो है वो कनिंघम के द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है, तो मुद्राओं में हमें एक तो हो जाता है कनिंघम। कनिंघम ने एक सिक्का प्रकाशित किया था, उस सिक्के से माना जाता है कि ये सिक्का जो है वो हर्षवर्धन का है, कनिंघम द्वारा प्रकाशित। ठीक है, एक सिक्का तो ये हो गया। दूसरा सिक्का जो है वो हमें बिटोरा से मिला है। ठीक है, दूसरा सिक्का हमें बिटोरा से एक मृद भांड मिला है, उसके अंदर बहुत सारे सिक्के मिले हैं। ठीक है, एक सिक्का जो है हमें हर्ष का सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें प्राप्त होती है, जिनके बारे में एक एक के बारे में चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले कनिंघम की बात कर लेता हूं। कनिंघम वाला सिक्का, कनिंघम वाला सिक्का, कनिंघम वाला जो सिक्का है वो कनिंघम को प्राप्त हुआ था। ठीक है, कनिंघम ने 1894 ईस्वी में उस सिक्कों को प्रकाशित किया था, लोगों को दिखाया, लोगों को इसके बारे में बताया। 1894 ईस्वी में उसने अपने सिक्के को, अपने मुद्रा को प्रकाशित किया था। सिक्के पर अग्रभाग पर और पृष्ठभाग पर हमें कई एक देवी का चित्र और अश्वारोही चित्र मिलता है। तो सिक्का जो है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सिक्के के 2 भाग है, एक भाग अग्र, एक भाग अपना अग्र हो जाता है, एक भाग अपना पृष्ठभाग हो जाता है। अग्रभाग की यदि चर्चा की जाए तो अग्रभाग से हमें अश्वारोही का चित्र मिलता है। अश्वारोही किसका चित्र मिलता है? अश्वारोही का चित्र मिलता है। इधर पृष्ठभाग को देखते हैं तो यहाँ पर एक देवी सिंहासन पर बैठी हुई है, सिंहासनासीन देवी। ठीक है, ये चीज हमें कनिंघम के सिक्के से प्राप्त होती है। तो कनिंघम के सिक्के के बारे में आप इतनी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन अगले सिक्के की चर्चा करते हैं जो बिटोरा से हमें प्राप्त हुआ है। उसके बारे में भी यदि चर्चा की जाए तो वो भी अपन कर लेते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं बिटोरा के सिक्के की। कौन से सिक्के की बात करने वाले हैं? बिटोरा वाले सिक्के की। बिटोरा से प्राप्त सिक्का, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। बिटोरा वाला सिक्का जो है वो हमें फैजाबाद जिले के बिटोरा गांव से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? फैजाबाद से, फैजाबाद के बिटोरा से। ठीक है, बिटोरा गांव है, उस गांव से हमें ये सिक्का प्राप्त हुआ है। सिक्के की बात की जाए तो ये सिक्का कौन सी धातु का है? चांदी का है। ठीक है, ये सिक्का चांदी का है। दूसरी बात, इस पे भी हमें अग्रभाग पर और पृष्ठभाग पर कुछ
लिखा हुआ मिलता है क्या, तो उसकी जानकारी अपने पास में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। और जो फैज़ाबाद से हमें जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनके बारे में इतना ज़रूर पता है हमें कि वो 2 राजाओं का नाम उस पर लिखा हुआ मिलता है। 2 राजा, एक का नाम है प्रतापशील और एक का नाम है शिलादित्य। प्रतापशील और शिलादित्य, इन 2 राजाओं का नाम लिखा हुआ मिलता है। इतिहासकारों में मतभेद है कि ये प्रतापशील और शिलादित्य कौन हो सकते हैं, तो इसके बारे में भी बताया जाता है कि प्रतापशील जो है वो प्रभाकर वर्धन रहा है, पुष्यभूति वंश का राजा रहा है प्रभाकर वर्धन, तो इसका अनुमान लगाया जाता है कि ये तो है प्रभाकर वर्धन। ठीक है, जिसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। शिलादित्य जो है उसके बारे में बताया जाता है कि ये कोई और नहीं, ये हमारा हर्षवर्धन है। तो ये हो जाती है अपनी बिठौरा के सिक्के के बारे में जानकारी। फैजाबाद के बिठौरा से प्राप्त होता है। चांदी का ये सिक्का है। प्रतापशील और शिलादित्य नाम के 2 राजाओं का नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। प्रतापशील कोई प्रभाकर वर्धन रहा है और शिलादित्य हर्षवर्धन रहा है, तो इसके बारे में ये चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती है। अब अगला सिक्का जो हमें सोने का प्राप्त हुआ है उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, हाल ही में इसके बारे में कुछ ज़्यादा खास जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि एक सिक्का सोने का भी हमें प्राप्त हुआ है। तो प्राप्त कौन सा हुआ है, सोने का सिक्का। इसको हाल ही में ढूंढा गया है। ठीक है, और ये जो सिक्का है सोने धातु का है, ये तो है ही। और इसके बारे में अगर अपन चर्चा करें तो इसके भी अग्रभाग पर, ठीक है, अग्र व पृष्ठ 2 भाग होते ही हैं, आपको तो इस चीज़ का पता ही है। तो अग्रभाग पर हमें क्या मिलता है, तो इसके ऊपर हमें अग्रभाग पर एक शब्द लिखा हुआ मिलता है, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री महारा प्रवरदेव। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा नाम हमें देखने को मिलता है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री महारा प्रवरदेव। ठीक है, क्या लिखा हुआ मिलता है, तो अपना अग्रभाग पर क्या मिलता है, परम भट्टारक उपाधि देखने को मिल जाती है, परम भट्टारक महाराजाधिराज। ठीक है, एक परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्री महारा प्रदेव, ये शब्द हमें लिखा हुआ मिलता है अग्रभाग पर। ठीक है, और ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ मिलता है, इतना बड़ा नाम हमें देखने को मिलता है, और ये हमें ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ मिलता है। तो कौन सी भाषा में, कौन सी लिपि है इस पर, ब्राह्मी लिपि लिखी हुई मिलती है। तो ये चीज हमें अग्रभाग से प्राप्त होती है। पृष्ठभाग की चर्चा की जाए तो पृष्ठभाग पर शिव की आकृति मिलती है हमें। किसकी आकृति मिलती है, शिव की आकृति मिलती है। और शिव किस प्रकार का है, जटाधारी, त्रिशूलधारी और नंदी पर बैठे हुए पार्वती के साथ में। ठीक है, जटाधारी त्रिशूलधारी शिव व पार्वती, शिव व पार्वती, पार्वती नंदी पर बैठे हुए, नंदी पर बैठे हुए। तो ये सिक्का हमें सोने का प्राप्त हुआ है, हाल ही में इसके बारे में जानकारी उपलब्ध हुई है। ये सब चीजें आप लिख सकते हैं। इसके ऊपर जो शब्द लिखा हुआ मिलता है वो ब्राह्मी लिपि में मिलता है। पृष्ठभाग पर जटाधारी त्रिशूलधारी शिव और पार्वती नंदी पर बैठे हुए उनका एक चित्र हमें देखने को मिलता है। तो ये हो जाती है जानकारी के स्रोत, जिसके अंदर अपन ने चर्चा की है। दोनों चीज़ों, तीनों चीज़ों की अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, मुद्राएं भी प्राप्त हुई है और हमें साहित्यिक ग्रंथ भी प्राप्त हुए हैं। इसके बारे में हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो जाती है। कई इतिहास को अगर अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें जानकारियाँ उपलब्ध नहीं होती है, काफ़ी कम प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन पुष्यभूति वंश का प्रमाण हमें काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ये अपना एक पॉइंट हो गया जानकारी का स्रोत। ठीक है, अब अपन इसके बारे में
एक अगला पॉइंट की अपन चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट अपन चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट अपन ने चर्चा, अब अपन दूसरे पॉइंट की अपने की चर्चा करते हैं। दूसरा पॉइंट जो अपना हो जाता है वो हो जाता है पुष्यभूति वंश की उत्पत्ति का। उत्पत्ति व जाति, ये अपना एक क्वेश्चन हो जाता है कि भाई पुष्यभूति वंश जो है उनकी जाति क्या है। विशेषकर तो उत्पत्ति के बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे, अपन करेंगे जाति के बारे में चर्चा। अपने पास में ज्यादातर जो जानकारी मिलती है वो जाति के बारे में मिलती है, और जब अपन जानेंगे धीरे धीरे तो हमारे पास में कई इतिहासकार ऐसे आएंगे जो हमें बताएंगे कि इनका ये किनके वंशज है, किनके वंशज है। तो वहां से हमें हमारा जो उत्पत्ति का पॉइंट है वो भी क्लियर हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट अपने क्लियर हो जाएंगे आराम से, ठीक है। अब सबसे पहले इनके बारे में बताते हैं कि इनको एक तो वेश्य बताया गया है। इनके बारे में सबसे प्रमुखता से जो मत चलता है वो ये है कि इन लोगों को वेश्य बताया गया है, ठीक है। कुछ लोग इन्हें चंद्रवंशीय बताते हैं, चंद्रवंशीय। इनके चंद्रवंशीय होने की जानकारी भी हमें मिल जाती है, ठीक है। तो इनको वेश्य किस किस ने बताया है उसकी चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले। तो इनकी उत्पत्ति में आप ये पॉइंट लगा लीजिए, वेश्य। वेश्य किन किन ने कहा है, एक तो हमें ग्रंथ मिलता है आर्य मंजूश्री, ठीक है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प, काफी लंबा नाम है ये, ठीक है। तो आर्य मंजूश्री मूलकल्प, इससे हमें पता चलता है कि ये लोग वेश्य हैं। दूसरा हमने वेनसोंग की चर्चा की थी। वेनसोंग ने भी इनकी जाति के बारे में बताया है, और वेनसोंग के अनुसार भी ये पुष्यभूति वंश जो है वो कौन है, वेश्य ही है, ठीक है। तो ये अपने दो मत हो जाते हैं, जो एक तो आर्य मंजूश्री मूलकल्प और वेनसन दोनों ने दिया है, दोनों के अनुसार ही पुष्यभूति वंश वेश्य जाति का है। दूसरी बात, एक अपना जो हो जाता है कनिंघम को आपने सुना होगा। कनिंघम ने इनको बेस, ये कोई बेस नाम का राजा रहा है, और ये बेस राजा जो था वो कौन था, राजपूत था, ठीक है। और राजपूत होने के कारण बेस राजा के वंशज, राजपूत बेस राजा के वंशज। तो ये अपना पॉइंट हो जाता है कि कोई बेस नाम का राजा था जो राजपूत था, और उसी के वंशज कौन है, पुष्यभूति वंश के लोग रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने, कनिंघम ने सीधा सीधा कह दिया है, कनिंघम ने भी उनको राजपूत माना है, क्षत्रिय मान लिया है, ठीक है। इनडायरेक्टली उन्होंने ये बता दिया है कि वो लोग राजपूत थे, ठीक है। दूसरा अपना मत हो जाता है जायसवाल का। केपी जायसवाल का आपने नाम सुना होगा। उसने भी अपना एक मत दिया है, और उसने कहा है कि मालवा का जो यशोधर्मा विष्णुवर्धन है उसके वंशज है। मालवा के यशोधर्मा विष्णुवर्धन के वंशज, ठीक है। ये बात किसने कही है, तो अपना ये बात कहने वाला है जायसवाल, केपी जायसवाल। तो ये चीज भी आप देख सकते हैं कि इनको ये विष्णुवर्धन का वंशज जो है वो केपी जायसवाल ने बताया है। तो ये हो गया अपना इसकी बात। दूसरी बात, हर्षचरित में क्या मिलता है, बाणभट्ट ने भी बताया है। हर्षचरित इंपॉर्टेंट ग्रंथ हो जाता है। तो हर्षचरित में क्या लिखा हुआ मिलता है, हर्षचरित में बताया गया है कि पुष्यभूति जो थे वो चंद्रवंशीय थे। तो ये बात हर्षचरित में लिखी हुई मिलती है कि पुष्यभूति लोग चंद्रवंशीय थे, ठीक है। राज्यश्री का जो विवाह है वो किससे हुआ था, ग्रहवर्मा से हुआ था। आपको पता होगा कि हर्षवर्धन की बहन थी राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह है मौखरी वंश के राजा, जिसे अपन ने पढ़ा था पिछले वीडियो में, मौखरी वंश का अंतिम राजा
जिसका अपन ने जिक्र किया था ग्रहवर्मा नाम से। तो उसी के बारे में बताया जाता है कि राज्यश्री का विवाह ग्रहवर्मा के साथ में हुआ था, और उसी का उल्लेख करते हुए हर्षचरित लिखता है कि पुष्यभूति और मौखरी वंश जो है, पुष्यभूति वंश का इसने कहा है कि हर्ष और ग्रहवर्मा दोनों किस प्रकार से हैं, चंद्र और सूर्य के समान दिखाई देते हैं। तो ये बात हर्षचरित में बाणभट्ट ने लिखी है। तो बाणभट्ट ने ये बात लिखी है, ये वाक्य लिखा है कि हर्ष और ग्रहवर्मा चंद्र और सूर्य के समान दिखाई देते हैं, चंद्र और सूर्य के समान हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि उनको चंद्र और सूर्य के समान बताया है। अब रियल में थे कि नहीं थे वो थोड़ी ना कन्फर्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये एक मतभेद हो जाता है कि वो रियल में थे या नहीं थे उसका पता नहीं है, लेकिन बाणभट्ट के अंदर थोड़ी बहुत जानकारी हमें दे दी गई है कि वो चंद्रवंशी थे। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना हर्ष का जो हर्ष चरित्र है उससे जानकारी उपलब्ध। तो ये हो गया अपना दूसरा पॉइंट भी क्लियर। ठीक है, उत्पत्ति व जाति के बारे में। और उत्पत्ति के बारे में तो आप ये मान सकते हैं बेस राजा के राजपूत, बेस राजा के रहे होंगे। ठीक है, उत्पत्ति के बारे में तो आपको ये मान लेना चाहिए। कुछ लोग इसको विष्णुवर्धन का बताते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको विष्णुवर्धन के वंशज बताते हैं। ठीक है, और कुछ लोग इन्हें चंद्रवंशी क्षत्रिय बताते हैं। ठीक है, जाति के बारे में इनकी हो जाती है इंपॉर्टेंट बात, आप ये याद रख लेना, इनको वैश्य माना जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना पॉइंट। पुष्यभूति वंश कौन थे, वर्धन वंश कौन था, इसको आप एक चीज और याद रख लेना, इसको ही वर्धन वंश भी कहा जाता है। कहीं ये ना हो कि आप पुष्यभूति वंश को पढ़ने के बाद में फिर से वर्धन वंश को पढ़ने निकल जाओ, दोनों एक ही है। ठीक है, वैश्य इनको बताया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही हो जाता है अपना। इसके अलावा बाकी तो देखो आपको पता ही है, कोई राजपूत बता रहा है, कोई चंद्रवंशी राजपूत बता रहा है, लेकिन वो अपने को नहीं देखना है, ये कन्फर्म पॉइंट हो जाता है अपना। ठीक है, तो ये हो गई अपना दूसरा पॉइंट उत्पत्ति व जाति को लेकर के। तीसरा पॉइंट कौन सा हो जाता है, तो अपना तीसरा पॉइंट हो जाता है प्रमुख राजा। तीसरा पॉइंट अपना हो जाता है प्रमुख राजा। प्रमुख राजा के अंदर कई सारे राजा हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्रमुख राजा के अंदर भी अगर अपन समझने की दृष्टि से दो टुकड़ों में बांट करके पढ़ लेना इनको, तो थोड़ा आसान समझ में आएगा। ठीक है, दो टुकड़ों में बांट लेते हैं। सबसे पहले तो प्रारंभिक राजा, फिर आ जाएंगे अपने मुख्य राजा, जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनको बात कर लेंगे। प्रारंभिक राजाओं में आपको एक तो नाम देखने को मिलेगा पुष्यभूति का। ठीक है, ये आदमी था या नहीं था इसके बारे में भी कंफर्म नहीं है, इसके बारे में भी इतिहासकारों में कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि पुष्यभूति वंश की स्थापना इसी व्यक्ति ने की थी, इस वजह से इसको इस वंश का नाम भी पुष्यभूति पड़ा है। लेकिन इसके बाद में राजा बनता है नरवर्धन। इसके बाद में राजा कौन बनता है, नरवर्धन। यहां से स्टार्ट होती है अपनी कहानी प्रारंभिक राजाओं की। ठीक है, इसके बारे में तो आप ये मान के चलो था या नहीं था वो विवाद का कारण है, नरवर्धन से माना जाता है। ये हो गया एक अपना राजा नरवर्धन। नरवर्धन के बाद में राजा बनता है राज्यवर्धन। ठीक है, राज्यवर्धन के बाद में एक राजा और बनता है आदित्यवर्धन। ठीक है, चार राजा तो ये हो गए प्रारंभिक चार राजा। और उसके बाद के जो राजा आते हैं उनमें हम नाम देखने को मिलता है प्रभाकर वर्धन, उसके बाद राज्यवर्धन, और उसके बाद अपना राजा हर्षवर्धन। ठीक है, तो ये अपने प्रमुख राजा हो जाते हैं जिनके बारे में एक एक को अपने को समझना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानना पड़ेगा। ये अपने पुष्यभूति वंश के राजा हो जाते हैं, और इनको जानने के बाद में अपना जो प्रमुख राजा है उनकी जानकारी हमारे पास में भी आ जाएगी, और उसके बाद में हमारा टॉपिक भी लगभग 70% के लगभग क्लियर हो जाएगा। अब प्रमुख राजाओं में सबसे पहले राजा की बात करते हैं पुष्यभूति की।
पुष्यभूति। इस राजा के बारे में आप ये याद रखना, पुष्यभूति वंश का संस्थापक, पुष्यभूति वंश का संस्थापक इसको माना जाता है, ठीक है। और यह शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्मानुयायी, शैव धर्म का ये अनुयायी था और तांत्रिक क्रियाओं में विश्वास रखता था, तांत्रिक क्रियाओं में विश्वास रखता था, ठीक है। तो ये चीज इसके बारे में आप याद रख सकते हैं और इसके जो प्रमाणिक जानकारी है वो हमें उपलब्ध भी नहीं होती है। ये वास्तव में पुष्यभूति वंश का राजा था या नहीं था ये भी हमें जानकारी उपलब्ध नहीं होती, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। इसका जो जिक्र है वो हमें कहीं मिलता नहीं है, इसलिए इसको राजा नहीं माना जाता है। प्रमुख जो प्रारंभिक राजा नरवर्धन को माना जाता है। तो अब अपन बात करते हैं अगले राजा की जिसका नाम है नरवर्धन। अगला राजा अपना नरवर्धन, इसको वास्तविक संस्थापक, ठीक है, पुष्यभूति वंश का ये वास्तविक संस्थापक था। कौन से वंश का था? पुष्यभूति वंश का, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में याद रख सकते हैं, पुष्यभूति वंश का वास्तविक ये संस्थापक था। इसका जो हमें उल्लेख है वो मधुबन और बांसखेड़ा जो अभिलेख है वहां भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसका जो उल्लेख है वो हमें मधुबन, बांसखेड़ा से हमें जानकारी मिलती है। और मैंने आपको वहां पे बताया था कि 4 प्रमुख राजाओं का नाम हमें देखने को मिलता है। उनमें एक राजा तो अपना नरवर्धन था, ठीक है, नरवर्धन, ठीक है। नरवर्धन के बाद राज्यवर्धन, राज्यवर्धन के बाद में आदित्यवर्धन, आदित्यवर्धन और आदित्यवर्धन के बाद में अपना प्रभाकरवर्धन, ठीक है, ये प्रभाकर, ठीक है। तो इन 4 राजाओं का उल्लेख हमें मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेखों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें मिल जाती है यहीं पर। हमें पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वो जो राजा था जो मैंने आपको पहले बताया था उसका नाम देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। इसकी जो उपाधि थी वो महाराज की उपाधि थी, उपाधि महाराज, इसने महाराज की उपाधि धारण कर रखी थी। इससे अनुमान लगता है कि नरवर्धन किसी का सामंत रहा होगा, इसीलिए इसने महाराज की उपाधि धारण कर रखी है। यदि ये महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता तो हम मानते कि ये नरवर्धन एक स्वतंत्र राजा रहा होगा। महाराज की उपाधि सामंत लोग धारण किया करते थे, इसलिए इससे हमें ये भी अनुमान लग जाता है उपाधि के बारे में। और इनकी पत्नी का नाम भी हमें अभिलेखों में देखने को मिलता है, पत्नी, वाइफ, पत्नी, पत्नी का नाम वज्रणी देवी। क्या नाम देखने को मिलता है? वज्रणी देवी, वज्रणी, ठीक है, वज्रणी देवी इनकी पत्नी का नाम था। सूर्य का उपासक था, सूर्य का उपासक, ठीक है। तो ये चीजें आप, इतनी चीजें नरवर्धन के बारे में याद रख सकते हैं। तो नरवर्धन के बारे में इतनी जानकारी आप याद रख सकते हैं। वास्तविक संस्थापक था, वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक नरवर्धन को माना जाता है। मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेखों में जिन 4 राजाओं का हमें नाम देखने को मिलता है उन 4 राजाओं में नरवर्धन का नाम भी हमें देखने को मिलता है। इसने महाराज की उपाधि धारण कर रखी थी। पत्नी का नाम वज्रणी देवी देखने को मिलता है और ये व्यक्ति सूर्य का उपासक था। तो ये सब चीजें हमें उपलब्ध हो जाती है नरवर्धन के बारे में, जो हमारे को याद रखना चाहिए। फिर नरवर्धन के बाद में इसका पुत्र राजा बनता है जिसका नाम हमें देखने को मिलता है राज्यवर्धन। उसकी चर्चा
कर लेते हैं। नरवर्धन के बाद में राजा बनता है उसका पुत्र व उत्तराधिकारी राज्यवर्धन। राज्यवर्धन, राज्यवर्धन की यदि चर्चा की जाए तो राज्यवर्धन के बारे में आप ये याद रख सकते हैं, ये व्यक्ति कौन था? नरवर्धन का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी बनता है। थानेश्वर का दूसरा प्रमुख राजा बनता है। इसने भी उपाधि जो थी वो महाराज की उपाधि धारण कर रखी थी। उपाधि कौन सी? महाराज। महाराज, ठीक है, महाराज। ये भी कौन था? ये भी सामंत के रूप में ही काम कर रहा था, ठीक है। और ये भी कौन था? सूर्य का उपासक था। सूर्य का उपासक। इनके बारे में ज़्यादा कुछ खास याद रखने वाली बात नहीं है। आगे आएंगे हमारे इंपॉर्टेंट राजा, जिनमें प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। अगला राजा आदित्य वर्धन। आदित्य वर्धन, ठीक है। नरवर्धन, राज्यवर्धन, उसके बाद में आदित्यवर्धन। आदित्यवर्धन राज्यवर्धन के बाद में उसका पुत्र व उत्तराधिकारी बनता है, ठीक है। इसने भी उपाधि जो थी इसके बारे में भी याद रखना। उपाधि कौन सी? महाराज, ठीक है। इसने भी उपाधि महाराज धारण कर रखी थी। इनकी जो पत्नी थी उसके बारे में आप स्पेशल याद रख लेना। पत्नी का नाम महासेन गुप्त, ठीक है। महासेन गुप्त, महासेन गुप्त। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस व्यक्ति के बारे में सारी चर्चा कर रहा हूं, लेकिन आपको ये नहीं बता पा रहा कि इनकी डेट क्या है। डेट को लेकर के विवाद है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूं। तो ये हो जाती है इनकी वाइफ, स्टार लगा लेना। गुप्त वंश के साथ में इनके रिलेशन रहे। ये कौन थी? ठीक है, गुप्त वंश की राजकुमारी थी, ठीक है। और इससे हमें यह भी अनुमान लग जाता है कि आदित्यवर्धन का गुप्तों के साथ में काफी अच्छा रिलेशन रहा होगा। तो ये हो जाती है अपनी आदित्यवर्धन की बात। अब अपना इंपॉर्टेंट राजा जो आता है वो आता है प्रभाकर वर्धन। उसकी चर्चा करते हैं। अगला राजा प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन इंपॉर्टेंट याद रख लेना भाई, प्रभाकर वर्धन, ठीक है। प्रभाकर वर्धन, इसकी मैं आपको डेट बता सकता हूं। इसका कालक्रम 580 से लगा करके लगभग 605 ईस्वी तक का माना जाता है। ये इसका कालक्रम है 580 ईस्वी से 605 ईस्वी तक। प्रभाकर वर्धन के बारे में भी आप ये याद रख लेना, ये व्यक्ति आदित्यवर्धन का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी बनता है। इनकी माता का नाम था महासेन गुप्त। माता कौन थी? महासेन गुप्त। पिता प्रभाकर, ठीक है। इससे आपको याद आ जाएगा प्रभाकर के लिख ही देते हैं, प्रभाकर वर्धन, ठीक है। तो ये हो जाता है इनके पिता। इनका अन्य नाम था प्रतापशील। अन्य नाम जो हमें देखने को मिलता है वो है प्रतापशील। मैंने बताया था प्रतापशील और शीलादित्य सोने के सिक्के जो हमें प्राप्त हुए थे उस पर भी मैंने अपन को चर्चा की थी, ठीक है। तो ये चीजें इसके बारे में हो जाती है, प्रतापशील और शीलादित्य। बिटोरा का जो अपने को चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ था उससे पे भी हमें शीलादित्य और प्रतापशील का नाम हमें देखने को मिलता है। और इसके बारे में याद रख सकते हैं कि इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था यशोमती। पत्नी यशोमती जो सती हो जाती है, ठीक है। यशोमती सती हुई, सती हो गई। अब सती होने का मतलब ये है कि पुष्यभूति वंश के समय सती प्रथा मौजूद थी। सती प्रथा मौजूद थी, इस बात से हमें
प्रमाण मिल जाता है। ठीक है, इसकी उपाधि के बारे में भी चर्चा कर लेता हूं, तो ये चीजें आप नोट कर सकते हैं। तो इसकी उपाधि, उपाधि के अंदर आप याद रख सकते हैं कि यही वो स्वतंत्र राजा था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज। अब इस उपाधि से हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया होगा। ठीक है, तो ये चीज इसके बारे में हो जाती है। एक उपाधि और मिलती है हमें, परम भट्टारक। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के बारे में दूसरी उपाधि हमें परम भट्टारक की देखने को मिलती है। यही वो उपाधियां हैं जिनसे हमें पता चलता है कि प्रभाकर वर्धन स्वतंत्र राजा था। और हर्ष के बांसखेड़ा अभिलेख में हमें यह उल्लेख मिलता है कि इस व्यक्ति का, प्रभाकर वर्धन का जो यश है वो चारों ओर फैला हुआ था। उसका यश चारों ओर फैला हुआ था। ये प्रमाण भी हमें बांसखेड़ा अभिलेख से प्राप्त हो जाता है। ये हो जाता है अपना प्रभाकर वर्धन। ठीक है, और प्रभाकर वर्धन के बारे में उसकी सैनिक विजयों का एक और पॉइंट अपने को याद रख लेना चाहिए, जिसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ। माता का नाम महासेन गुप्त, पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, इसका अन्य नाम प्रतापशील, जो कि बिटोरा का जो मृदभांड मिला है वहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है उन सिक्कों पर। और पत्नी का नाम यशोमती, जो कि सती हो जाती है। प्रभाकर वर्धन की मौत के बाद में सती हो जाती है। प्रभाकर वर्धन की विजय, ठीक है, विजय, ये पॉइंट हो सकता है। प्रभाकर वर्धन की विजयों के बारे में हमें कहाँ जानकारी मिलती है? तो हर्षचरित का जो हमारा चौथा प्रकरण है वहां पर हमें प्रभाकर वर्धन की जानकारी मिलती है। ठीक है, इस व्यक्ति को, प्रभाकर वर्धन को हूण, हरिण, केसरी, इनके लिए ये शब्द काम में लिया जाता है। इनके लिए सिंध राज ज्वर का नाम काम में लिया जाता है। इनके लिए सिंध राज ज्वर, ये शब्द काम में लिया जाता है। इनके लिए गुर्जर प्रजाग्रह, एक शब्द गुर्जर प्रजाग्रह, ये शब्द हमें देखने को मिलता है। और भी अपने को कई शब्द देखने को मिलते हैं, काफी लंबे लंबे शब्द है। ठीक है, उनके बारे में भी यदि मैं आपको बताऊं तो आप लिख सकते हैं। एक शब्द अपने को मिलता है गांधाराधि, द्विपक्टु है, पंगद, राधि, गांधार। ठीक है, ये काफी सारा बड़ा लंबा नाम मिलता है। गांधार, आदि, पगंध, द्विपक्टु है, ये शब्द हमें देखने को मिलता है। इससे भी हमें पता चलता है कि इसने गंधार के जो राजा थे उनको भी हराया था। गंधार के राजा के लिए ये किस प्रकार थे? हाथी के समान थे। मतलब कि गांधार रूपी जो हाथी था उसके लिए बहुत घातक महामारी के समान थे। तो इनसे हमें विजयों का भी उल्लेख मिल जाता है। ये हूण, हरिण, केसरी जो उपाधि है, इसका ये जो उपाधियां हमें देखने को मिल रही है वो कहाँ मिल रही है? वो मिल रही है हर्षचरित में। और हर्षचरित कौन सा था? एक काव्य ग्रंथ था। ठीक है, तो उसमें कविता के रूप में एक बड़ा सारा वाक्य लिख दिया गया, उसके अंदर ये मोटे मोटे शब्द लिख दिए गए। हूण, हरिण, केसरी, इसके बारे में तो क्वेश्चन भी किया गया है और इसको प्रमाणिक भी माना जाता है। स्टार लगा लेना। ठीक है, इनके बारे में तो शायद कोई भी एग्जामिनर या फिर एग्जाम लेने वाला नहीं पूछ सकता, क्योंकि इनका जो है वो प्रमाण नहीं माना जाता है, इनको प्रामाणिक नहीं माना जाता है इन विजयों का। लेकिन इस विजय को, ऊणों पर जो विजय की थी ना, प्रभाकर वर्धन ने वास्तव में विजय की थी। और यही विजय जो थी, इस वजह से हूण, हरिण, केसरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। प्रभाकर वर्धन को हूणों पर विजय करने के कारण उसे हूण, हरिण, केसरी कहा गया। इसका मतलब हो जाता है
हूण रूपी हिरणों के लिए सिंह के समान। सिंधु राज ज्वर, इसका मतलब होता है सिंधु नरेश के लिए ज्वर के समान। गुर्जर प्रजाग्रह, इसका मतलब होता है कि गुर्जरों की नींद आराम करने वाला। और इसका मतलब हो जाता है गांधार आदि पगंध द्विपकटु है। ये जो शब्द है इसका मतलब हो जाता है गंधार रूपी हाथी का के लिए महामारी के समान। ठीक है, इसके अलावा एक और शब्द हमें देखने को मिलता है जिसका बोला जाता है लाट पाट। एक शब्द और मिल जाता है लाट पाटव। एक शब्द हमें देखने को मिलता है लाट पाटव पाटचर। ठीक है, ये भी काफी लंबा सारा शब्द मिल जाता है लाट पाटव पाटचर। अगर आप जो बोलते हैं ना तथ्य इकट्ठे करने हो तो वो शब्द चीजों को आप लिख सकते हैं। लाट पाटव पाटचर, ये शब्द जो मिलता है इसका मतलब हो जाता है लाट की कुशलता को नष्ट करने वाला। ठीक है, लाटों की कुशलताओं को नष्ट करने वाला। उस समय वो राज कर, लाट भी एक क्षेत्र था जहां पर राज कर रहे थे लोग। ठीक है, एक मालव की जो राज्य लक्ष्मी है उसको भी विचलित करने वाला एक शब्द इनके लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इन सब विजयों को प्रामाणिक नहीं माना जाता है, केवल ऊणों की विजयों को प्रामाणिक माना जाता है। इसीलिए एग्जामिनर हमेशा ऊण हरिण केसरी शब्द ही एग्जाम के अंदर लिखा हुआ हमें देखने को मिलता है। कभी भी ये शब्द हमें देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि इनके बारे में अभी तक ये प्रामाणिक नहीं माने गए हैं। और जो चीज़ प्रामाणिक नहीं होती वो एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाती। तो ये इनकी विजयों के बारे में है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने पर बाकरवर्धन के बारे में हो जाती है। काफ़ी चीज़ें अपन लोगों ने इनके बारे में जाना है। ऊणों की विजयों की बात कर लेते हैं प्रभाकरवर्धन की। देखो, जो युद्ध हुआ था वो हुआ था जब प्रभाकरवर्धन का शासन अंतिम चरण में चल रहा था, 605-606 ईस्वी के समथिंग। ठीक है, 605 ईस्वी के समय ये चला था। ये युद्ध 605 ईस्वी के समय चला था। बताया जाता है कि प्रभाकरवर्धन जो है वो अपने बेटे को भेजता है युद्ध के लिए। इनके जो दो बेटे थे उनमें से राज्यवर्धन को ये युद्ध करने के लिए भेजते हैं। इनके दो बेटे थे, एक बेटे का नाम राज्यवर्धन था, एक बेटे का नाम हर्षवर्धन था, और एक इनकी लड़की थी। लड़की का नाम क्या था? राज्यश्री था। ठीक है, तो सबसे पहले राज्यवर्धन को युद्ध करने के लिए भेजते हैं। ठीक है, ऊणों से युद्ध करने के लिए राज्यवर्धन को भेजा था। राज्यवर्धन ने उन्हें खदेड़ दिया था, पश्चिम की ओर खदेड़ दिया था। बाद में जब राज्यवर्धन को सूचना मिलती है कि उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है और माताजी सती हो चुकी है, तब राज्यवर्धन वापस अपने घर की ओर लौटता है और अपने राजधानी थानेश्वर में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो आ जाता है। तो इस तरीके से हमारे प्रभाकरवर्धन ने ऊणों पर विजय प्राप्त की थी। प्रभाकरवर्धन के काल में ही ऊणों का आक्रमण हुआ था जिस पर राज्यवर्धन ने विजय प्राप्त कर ली थी। अब अपन चर्चा करते हैं राज्यवर्धन के बारे में, जो कि प्रभाकरवर्धन का पुत्र होता है। ठीक है, प्रमुख राजा में अपना प्रभाकरवर्धन हो चुका है, जिसके बाद में राज्यवर्धन की बात करते हैं। राज्यवर्धन, ठीक है, राज्यवर्धन की चर्चा अपन करते हैं। राज्यवर्धन जो है वो 605 ईस्वी में राजा बनता है और 605 ईस्वी के समथिंग ही उसकी मौत हो जाती है। 606 ईस्वी में बाद में इसका जो छोटा भाई था हर्षवर्धन, वो राजा बन जाता है। ठीक है, इसने जैसे पिता ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, वैसे ही बेटे ने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो इस तरीके से राज्यवर्धन ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और प्रभाकरवर्धन का ये पुत्र भी था और उत्तराधिकारी भी था। हर्षवर्धन राज सिंहासन पर नहीं बैठता है। पहले तो राज्यवर्धन चाहता था कि हर्षवर्धन को राजगद्दी दे देते हैं, लेकिन हर्षवर्धन मना कर देता है। मना करने के बाद में राज्यवर्धन बड़ा भाई गद्दी पर बैठता है
और गद्दी पर बैठते ही इनको एक बढ़िया खबर मिलती है, एक घटिया खबर मिलती है। ठीक है, बढ़िया तो नहीं बोलेंगे उसको, घटिया खबर ही बोलेंगे। क्या खबर मिली? ग्रहवर्मन की हत्या। इन्हीं की बहन थी राज्यश्री, और राज्यश्री का विवाह मोखरी वंश के अंतिम राजा ग्रहवर्मन से होता है, और ग्रहवर्मन की हत्या कर दी जाती है। तो इनको खबर मिली। ठीक है, राज्यवर्धन सिंहासन पर बैठते ही इनके समक्ष चुनौतियां, ठीक है, वो कौन सी आती है? ग्रहवर्मन की हत्या। ठीक है, ग्रहवर्मन की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, इनके राज्यवर्धन जो थे उनके बहनोई हुआ करते थे। और हत्या करने वाला कौन था? तो हत्या करने वाला जो व्यक्ति था वो था देवगुप्त। देवगुप्त कहाँ का राजा था? देवगुप्त मालव क्षेत्र का राजा था। ठीक है, मालव का राजा था। ठीक है, तो मालवा का ये राज्य हुआ करता था देवगुप्त, जिसने ग्रहवर्मन को तो मार दिया, और ग्रहवर्मन की जो वाइफ थी और राज्यवर्धन की जो बहन थी राज्यश्री, उसको कैद कर लिया जाता है। राज्यश्री को कैद खाने में डाल दिया जाता है। और राज्यश्री को कैद खाने में डालने के बाद में राज्यवर्धन क्या करता है? तो राज्यवर्धन उनको देवगुप्त को खदेड़ने के लिए निकलता है, लेकिन बीच में ही इनके साथ में एक और धोखा हो जाता है। राज्यवर्धन का इसको एक अलग व्यक्ति मार देता है। राज्यवर्धन का विवाद एक ही व्यक्ति से नहीं, केवल मोखरियों से नहीं, गौड़ों के साथ में भी चलता है। गौड़ राजा था शशांक। शशांक गौड़, ठीक है, ये बिहार साइड में राज कर रहा था। ठीक है, बिहार बंगाल साइड में इसका राज था शशांक का। तो इस गौड़ राजा ने भी क्या किया? राज्यवर्धन को मार दिया। राज्यवर्धन की शशांक ने हत्या, शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी गौड़ नरेश ने। तो यही खबर जब हर्षवर्धन को मिलती है तो हर्षवर्धन बाद में राजा बनता है। ठीक है, तो कहानी क्या है राज्यवर्धन की? महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है। ग्रहवर्मन इनका बहनोई था, जिसकी हत्या देवगुप्त ने कर दी थी। देवगुप्त कहाँ का राजा था? मालवा का राजा था। और राज्यवर्धन की जो बहन थी उसको बंदी गृह में डाल दिया जाता है। बंदी गृह में डालने के बाद में राज्यवर्धन इस देवगुप्त को खदेड़ रहे थे। उसी समय धोखे से इनके जो होता है तंबू टाइप में ये लगा के रहते हैं युद्ध के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर ही इनके साथ में शशांक ने धोखा कर दिया। शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन को मार दिया, जिसके बाद में 606 ईस्वी के अंदर हमारा हर्षवर्धन राजा बनता है, जो पुष्यभूति वंश का अंतिम राजा हमें देखने को मिल जाता है। फिर अगला राजा अपना हो जाता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कौन था? राज्यवर्धन का भाई था, राज्यश्री का भी भाई था। इनकी बहन जो थी वो वहाँ पर शशांक ने और देवगुप्त ने मिलकर के उनके साथ में कांड कर दिया था और राज्यश्री को कैद खाने में डाल रखा था। बाद में शशांक क्या करता है? शशांक इनकी जो बहन राज्यश्री थी उसको कैद खाने से मुक्त कर दिया। हर्षवर्धन युद्ध के लिए जाता है। तो इनके पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन। जन्म, अब जन्म देखिए 590 ईस्वी में। ठीक है, 590 ईस्वी में जन्म हो रहा है और 606 ईस्वी में राजा बन रहा है। सोचने वाली बात है, उत्तर भारत में शक्तिशाली सम्राट बनता है हर्षवर्धन। 590 लगभग 16 साल की उम्र में राजा बन रहा है। आज के टाइम पे 16 साल के लड़के को अपने शहर से 100 किलोमीटर दूर तक सफ़र करने नहीं दिया जाता, और यहाँ पर हमें हर्षवर्धन को इतना बड़ा काम करते हुए देख रहे हैं। 16 साल का लड़का राजगद्दी पर बैठता है और राजगद्दी पर बैठने के बाद अपनी बहन की रक्षा करने के लिए जाता है। बड़ी अफसोस की बात है, 16 साल के लड़के की बात कर रहे हैं अपन। हालांकि ये राज सिंहासन पर बोलते हैं ना, राजा के परिवार में पैदा हुआ था, इस वजह से इसके पास में काफ़ी सारा एक्सपीरियंस था। युद्धों का इसने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस लिया था। ठीक है,
इनका जो पालन पोषण लालन पालन जो हुआ था वो योद्धाओं के साथ में हुआ, इस वजह से काफ़ी मजबूत व्यक्ति रहा है। ठीक है। और राजा बनने के उपलक्ष्य में इस व्यक्ति ने एक संवंत भी चलाया था। इस व्यक्ति ने संवंत चलाया जिसे, ठीक है, इन्होंने एक संवंत चलाया जिसे हर्ष संवंत के नाम से जाना जाता है। हर्ष संवंत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। राजा बनते ही इनके सामने काफ़ी सारी विकट परिस्थितियां आ गई थी। मौखरी वंश का अब कोई राजा नहीं रहा था, राज्यश्री को जेल कैद खाने में डाल रखा था। इनके समक्ष चुनौतियां थी, तो ये क्या करते, तो ये जाते हैं, तलवार उठाते हैं, घोड़ा लेते हैं और दौड़ पड़ते हैं अपनी बहन को बचाने के लिए। बहन को जब बचाने के लिए ये जाते हैं तो इनको पता चलता है, रास्ते में ही इनको अचानक से सूचना मिल जाती है कि शशांक ने राज्यश्री को कैद खाने से मुक्त कर दिया है। अब राज्यश्री को कैद खाने से मुक्त कर दिया, राज्यश्री विंध्य के जंगलों में घूमने लग गई। इनके समक्ष चुनौती, राजा बनते ही ये अपना पॉइंट हो जाता है। राजा बनते ही इनके समक्ष चुनौती, राजा बनते ही इनके समक्ष कौन कौन सी चुनौती आती है? बहन राज्यश्री को कैद खाने से छुड़ाना, ठीक है, पहला काम बहन राज्यश्री को कैद खाने से छुड़ाना, राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेना, ठीक है, राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेना। ये इनके समक्ष दो सबसे बड़ी चुनौतियां थी। बाद में राज्यश्री को कैद खाने से जब मुक्त कर दिया जाता है शशांक के द्वारा, तो राज्यश्री विंध्य के जंगलों में भाग जाती है। तो फिर बाद में विंध्य के जंगलों में उसको ढूंढना पड़ता है, और ढूंढवाने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था? एक व्यक्ति का नाम हमें देखने को मिलता है। राज्यश्री को ढूंढने में मदद करने वाला व्यक्ति कौन था? ग्रहवर्मा का मित्र हुआ करता था, बचपन का दोस्त था, ठीक है, उसका नाम था दिवाकर मित्र। दिवाकर मित्र जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध भिक्षु के रूप में था, ठीक है, बौद्ध भिक्षु था जो विंध्य के जंगलों में ये भी व्यक्ति रह रहा था। तो इसने राज्यश्री को ढूंढने में हेल्प की, और राज्यश्री उस समय मरने जा रही थी, तभी हर्षवर्धन समय पर पहुंच जाता है और अपनी बहन को बचा लेता है। और जब बहन को बचा लेता है तो हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का जो साम्राज्य जो बचा था, अब उनके कोई पुत्र तो था नहीं, इस वजह से राज्यश्री का जो साम्राज्य था वो राज्यश्री स्वयं चलाती है। कन्नौज का जो कार्यभार है हर्षवर्धन अपनी बहन को संभला देता है। उनकी बहन और हर्षवर्धन दोनों मिलकर के मौखरी वंश का जो भी साम्राज्य था उस पर शासन करना शुरू करते हैं। और बाद में हर्षवर्धन ने अपनी मंत्री परिषद के कहने पर क्या किया, अपनी राजधानी को कन्नौज में स्थानांतरित कर लिया था, जिसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। तो ये सब इनके समक्ष चुनौतियां थी। राज्यश्री कैद खाने से छोड़ने के बाद जंगल में भाग जाती है, मरने जा रही थी, सती होने जा रही थी। तभी दिवाकर मित्र एक बौद्ध भिक्षु ग्रहवर्मा का मित्र था, उसने ढूंढने में मदद की। और उसी दिन हर्षवर्धन ने प्रण लिया कि अब तो मैं कैसे भी करके शशांक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। हर्षवर्धन ने प्रण लिया, शशांक को कभी भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जैसे भी मिले उसको तोड़ मरोड़ दूंगा बढ़िया तरीके से। तो हर्ष ने सबसे पहली जो उसका ही पीछा किया, ठीक है। तो अब अपना पॉइंट आ जाता है हर्ष की विजय, ठीक है, हर्षवर्धन की विजय, ठीक है। इस पॉइंट की अपन चर्चा करेंगे। हर्षवर्धन की विजय के अंदर एक विजय तो अपनी आ जाती है पंच भारतों की विजय। एक विजय तो अपनी कौन सी आ जाती है? पंच भारतों की विजय।
इसके बारे में छोटी सी चर्चा मैं आपसे मुख्य जुबानी ही कर लेता हूँ, मौखिक रूप से आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिए थोड़ा बहुत। एक शब्द आता है सारस्वत। कुछ क्षेत्रों पर राज कर रहे थे, छोटे छोटे राज थे, ब्राह्मणों की शाखाएं हुआ करती थी। एक तो हो गया सारस्वत, एक हो गया कान्यकुब्ज। ठीक है, कान्यकुब्ज को अपन कन्नौज के नाम से जानते हैं। तो आपको पता है कन्नौज किस तरीके से मिला है। कन्नौज राजश्री का साम्राज्य था, ग्रहवर्मा के कोई लड़का नहीं था, इस वजह से हर्षवर्धन के अंडर में आ जाता है ये कन्नौज वाला क्षेत्र। तो ठीक है, और एक हो जाता है अपना गौड़। ठीक है, एक हो जाता है मिथिला, एक हो जाता है उत्कल। इन क्षेत्रों पर ब्राह्मणों का शासन था, ब्राह्मणों की छोटी छोटी शाखाएं थी, उन पर हर्षवर्धन के द्वारा विजय की जाती हैं। सारस्वत क्षेत्र जो था वो कौन सा था, तो वो पंजाब वाला क्षेत्र था। ठीक है, सारस्वत पंजाब वाला क्षेत्र था। तो इन क्षेत्रों पर हर्षवर्धन ने विजय की थी, पंच भारतों पर विजय की। तो ठीक है, सारस्वत, कान्यकुब्ज, गौड़, मिथिला, उत्कल, इन क्षेत्रों पर विजय किया था। ये ब्राह्मण शाखाओं से संबंधित थे। पहली विजय पंच भारतों की विजय। ठीक है, दूसरी विजय शशांक, गौड़ नरेश शशांक, शशांक पर विजय। जब शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया था, तभी हर्षवर्धन ने प्रण ले लिया था कि इस व्यक्ति को तो मैं कैसे भी करके मारूंगा, इसको तो समाप्ति कर दूंगा, धरती पे से गौड़ों का पूरा सर्वनाश कर दूंगा, नरसंहार कर दूंगा, एक भी गौड़ व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा जिंदा। ऐसी प्रण हर्षवर्धन लेता है और शशांक के पीछे पड़ जाता है। और इसी प्रण को पूरा करने के लिए जब हर्षवर्धन अपनी सेना लेकर के चलता है, तो इसकी सहायता के लिए एक व्यक्ति और आता है। उस व्यक्ति का नाम था भास्कर वर्मा। भास्कर वर्मन, ये कहाँ का राजा था, कामरूप का। ठीक है, कामरूप का राजा था भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन जो था वो भी शशांक से काफी परेशान था, इस वजह से भास्कर वर्मा जो था वो हर्षवर्धन के साथ में हाथ मिला लेता है, और हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन शशांक के पीछे पड़ जाते हैं, और शशांक के पूरे साम्राज्य को इन्होंने खत्म करने की कोशिश की। लेकिन शशांक भी बड़ा तिलाम आदमी था, बड़ा घटिया आदमी था, कभी भी हर्षवर्धन के हाथ नहीं लगा, और अपनी नेचुरल मौत ही इसकी होती है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो भास्कर वर्मन और हर्षवर्धन दोनों शशांक को मारने की कोशिश करते हैं, काफी लंबे समय तक ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन शशांक उनको नहीं मिलता है। शशांक की बाद में मौत हो जाती है, और वो भी नेचुरल मौत होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी हर्षवर्धन की जो शशांक पर है, गौड़ों पर विजय है, वो होती है। फिर बाद में अपन चर्चा करते हैं वल्लभी पर विजय। कौन से क्षेत्र पर विजय? फिर दूसरी विजय अपनी जो हो जाती है वो कौन सी हो जाती है? वो हो जाती है वल्लभी पर विजय। वल्लभी पर विजय। ठीक है, इस क्षेत्र पे किस तरीके से विजय होती है? वल्लभी पर जो राज कर रहा था वो कौन कर रहा था? ध्रुवसेन द्वितीय। यहां पर राजा कौन था? ध्रुवसेन द्वितीय। हर्षवर्धन ध्रुवसेन द्वितीय के से संघर्ष करता है। ध्रुवसेन क्या करता है? भागता है, और भाग करके एक गुर्जर नरेश के पास में शरण ले लेता है, जिसका नाम था दत्तत द्वितीय। ध्रुवसेन किसके पास चला गया? ध्रुवसेन भाग करके चला गया दत्तत सेकंड। ये दत्तत नाम का कोई गुर्जर राजा था, ठीक है, गुर्जर नरेश, ठीक है, उसके पास में चला जाता है। ठीक है, और दत्तत द्वितीय किसके पास चला गया? दत्तत द्वितीय के पास में। ठीक है, ये कौन था? ये था गुर्जर नरेश। और दत्तत द्वितीय का रिलेशन जो था वो पुलिकेशिन द्वितीय के साथ में था। ठीक है, तो इसका रिलेशन किसके साथ में था? पुलिकेशिन का संबंध था ये।
ठीक है, पुलिकेशिन का सामंत था। तो इस तरीके से ये पुलिकेशिन कोई और नहीं, पुलिकेशिन द्वितीय है ये, ठीक है, पुलिकेशिन सेकंड है। और ये कोई स्पेशल आदमी नहीं है, ये चालुक्य वंश, सुना है ना नाम, चालुक्य वंश, उसी चालुक्य वंश का राजा है ये, ठीक है। तो चालुक्य वंश का सामंत दत्त द्वितीय हुआ करता था और ध्रुवसेन भाग करके दत्त द्वितीय के पास में चला जाता है, दत्त द्वितीय के सेकंड के पास में चला जाता है। इससे हर्षवर्धन को एक चिंता हो जाती है, एक टेंशन हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये ध्रुवसेन, ये दत्त और ये पुलिकेशिन तीनों यदि मिल गए तो फिर वर्धन वंश का यहीं पर अंत कर देंगे, क्योंकि ये काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य था। पुलिकेशिन द्वितीय का चालुक्य जो साम्राज्य था वो काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य था। तो इस तरीके से तीनों एक ना हो पाए, इसलिए हर्षवर्धन ने इसका विवाह अपनी बेटी के साथ में कर दिया। तो इसका विवाह किसके साथ में कर दिया? हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री के साथ में विवाह कर दिया था। इस वजह से ध्रुवसेन वल्लभी क्षेत्र पर इसने विजय प्राप्त कर ली। वल्लभी से हर्षवर्धन को कोई डर नहीं था, तो इस तरीके से इसने वल्लभी से भी अपने का जो रिलेशन है उसको सुधार लिया था। यहाँ से भी कोई आक्रमण अब पुष्यभूतियों पर नहीं करेगा। ये हो जाता है वल्लभी पर विजय की बात। वल्लभी पर विजय के बाद में आप बात कर सकते हैं सिंध पर आक्रमण, ठीक है। सिंधु क्षेत्र पर, सिंध क्षेत्र पर भी आक्रमण किया था और सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करके हर्ष ने क्या किया, वहां की जो राज्य लक्ष्मी थी उसको विचलित कर दिया था, उस क्षेत्र को भी काफी तोड़ मरोड़ दिया था एक तरीके से बोले तो, ठीक है। फिर बाद में हर्षवर्धन नेपाल पर विजय प्राप्त करता है, या नाम लिख लेना आप, मैं ज्यादा तो इनके बारे में नहीं बताऊंगा। सिंध विजय, उसके बाद में नेपाल विजय, ठीक है। नेपाल विजय में एक बात याद रख लेना, हर्ष ने सिंधु नरेश को हराने के बाद में क्या काम किए, नेपाल पर विजय प्राप्त की। विद्वानों में मतभेद है नेपाल विजय को लेकर, लेकिन फिर भी लोग मानते हैं कि भाई नेपाल पर भी हर्षवर्धन ने विजय की थी, ठीक है। और हमें कई अभिलेखों में, जैसे कि हर्षचरित में हमें देखने को मिल जाता है कि हर्षवर्धन ने अपना जो विवाह किया था वो किसी नेपाली पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली लड़की से विवाह किया था, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली किसी राजा की कन्या से विवाह किया था। इससे उसके नेपाल विजय का प्रमाण हमें देखने को मिल जाता है। ये चीज़ आप लिख सकते हैं कि हर्ष ने किसी नेपाली राज्य के पहाड़ी क्षेत्र के राजा के राज्य की लड़की के साथ में विवाह किया था। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंट अपना जो आता है वो आता है चालुक्यों के साथ में युद्ध। दूसरा विजय जो विजय होता है अपना चालुक्यों से संघर्ष। जब हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में पूरे में अपना क्षेत्र मिला लिया, आपको पता होगा मोकरी क्षेत्र, उसको कन्नौज वाले क्षेत्र को मिला लिया, अपनी राजधानी कन्नौज में स्थानांतरित कर ली। उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य था। वल्लभी जो क्षेत्र था वो गुजरात वाला क्षेत्र था, उस पर इस व्यक्ति ने विजय प्राप्त कर ली। सिंध पर इसने विजय प्राप्त कर ली, नेपाल पर इसने विजय प्राप्त कर ली। पूरा का पूरा उत्तर भारत अब हर्षवर्धन के अधीन था। और हर्षवर्धन क्या करता है, बाद में चालुक्यों के साथ में संघर्ष करते हैं। चालुक्य का जो राजा था वो था पुलिकेशिन द्वितीय, पुलिकेशिन सेकंड राजा था। इसके साथ में हर्ष का संघर्ष चलता है और पुलिकेशिन द्वितीय ने हर्ष को काफ़ी बुरी तरीके से पराजित कर दिया था। हर्ष का जो विवाद चला था वो पुलिकेशिन द्वितीय के साथ में चला और इनका जो युद्ध हुआ तो हर्ष बनाम पुलिकेशिन, कहाँ चला ये युद्ध? ये युद्ध नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के किनारे पर, नर्मदा नदी के किनारे पर युद्ध चला। पुलिकेशिन द्वितीय इस युद्ध में विजित होता है, ऐसा हमें वेनसोंग ने भी वर्णन किया है। और पुलिकेशिन द्वितीय का स्वयं का एक अभिलेख लिखाया गया था जिसका नाम था पुलिकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, ठीक है। तो उस ऐहोल अभिलेख से भी हमें इस बात के प्रमाण मिल जाते हैं।
तो इससे पता चलता है कि हर्षवर्धन यहाँ पर पराजित होता है और बुरी तरीके से पराजित होता है। और हर्षवर्धन ने अपनी जो इस हार का बदला फिर एक दूसरा क्षेत्र विजित किया हर्ष ने, एक कांगोद विजय की, कांगोद विजय। कांगोद जो क्षेत्र है ये कहाँ पड़ता है? आधुनिक उड़ीसा राज्य के अंदर पड़ता है। ये चालुक्यों के अंडर में ही हुआ करता था, चालुक्यों के अंडर में ही ये कांगोद क्षेत्र हुआ करता था। बाद में कांगोद की जो विजय की थी वो 643 ईस्वी में की थी। ठीक है, 643 ईस्वी में हर्षवर्धन ने क्या किया? कांगोद की विजय की थी। ठीक है, और ये हर्ष की अंतिम विजय थी। चालुक्यों के अंडर में कांगोद क्षेत्र था और कांगोद जब हर्ष पुलिकेशिन से हार जाता है तो उसका और ज़्यादा जोर तो चलता नहीं है हर्षवर्धन का। बाद में उसने कांगोद विजय करके इस क्षेत्र को अपने अंडर में कर लिया था और इससे वो अपनी हार का बदला ले लेता है। तो यहाँ पर हमारे हर्षवर्धन की सारी विजयों की चर्चा कंप्लीट हो जाती है। एक एक करके मैं आपको हेडिंग के हिसाब से आपको अब बता देता हूँ कि कौन कौन सी इसने हर्षवर्धन की विजय कौन कौन सी हर्षवर्धन ने विजय की थी उनकी मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। डीप में चर्चा तो अपन लोगों ने कर ली है। एक चर्चा पंच भारत, ठीक है, एक विजय पंच भारत, एक विजय शशांक, ठीक है, शशांक पर विजय। शशांक मतलब घोड़ों को भी हराना, ठीक है, घोड़ों को हराना, घोड़ों को बिल्कुल कमजोर कर दिया था। ठीक है, एक हो जाती है वल्लभी पर विजय, ठीक है, एक हो जाती है अपनी वल्लभी पर विजय, एक हो जाती है अपनी नेपाल पर विजय, एक हो जाती है अपनी नेपाल पर विजय, ठीक है, एक हो जाती है अपनी सिंध पर विजय, ठीक है, एक हो जाती है अपनी चालुक्यों पर विजय, इस तरीके से कई सारी, ठीक है, विजय करता है। चालुक्यों पर विजय तो हार ही गया था लेकिन कांगोद को जीत करके अपने बदला ले लिया था हर्षवर्धन ने। तो इस तरीके से हर्षवर्धन का प्रमुख राजा का तीसरा अपना पॉइंट खत्म होता है। ठीक है, ये अपना प्रमुख राजा का तीसरा पॉइंट कंप्लीट होता है। अब अपन चौथे पॉइंट की चर्चा करेंगे। ठीक है, शासन प्रबंध। चौथा पॉइंट अपना शासन प्रबंध। और शासन प्रबंध में स्पेशली जो भी चर्चा होगी वो हर्ष की ही चर्चा होगी। ठीक है, तो हर्ष की ही चर्चा होगी शासन प्रबंधन में। शासन प्रबंधन में एक चीज याद रख लेना, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजा का देवीय सिद्धांत चलता था। देवीय सिद्धांत, देवीय सिद्धांत समझते हो ना? राजा किसी न किसी अपने आप को क्या मानता था? देवी का, देवताओं का स्वरूप मानता था, देवताओं का उत्तराधिकारी मानता था कि देवता ने उनको राज करने के लिए भेजा है। तो ये सिद्धांत देवीय सिद्धांत कहलाता है। और देवीय सिद्धांत का जो हमें उल्लेख मिलता है वो कहाँ पर देखने को मिल जाता है? वो हमें हर्षचरित में देखने को मिलता है। हर्षचरित में बाणभट्ट ने लिखा है कि सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार कौन था? हर्षवर्धन था। सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार हर्षवर्धन को बताया गया है। तो इस बात से हमें ये चीज़ प्रमाणित हो जाती है। उपाधियाँ महाराजाधिराज, परम भट्टारक, चक्रवर्ती, परमेश्वर जैसी उपाधियाँ हमें देखने को मिलती है। देवीय सिद्धांत को यदि देखना हो तो दो पॉइंट आप देख लेना। एक चीज तो ये कि सभी देवताओं का सम्मिलित रूप, ठीक है, सम्मिलित रूप या फिर सम्मिलित अवतार, सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार बताया गया है।
तो एक तो सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार बताया गया है, एक हमें उपाधियां देखने को मिल जाती है। उपाधियों में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगी परमेश्वर। उपाधि से ही पता चल रहा है कि ये इसमें देवता शब्द आ रहा है, ठीक है, परम प्लस ईश्वर, ठीक है। एक हो जाती है महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परम भट्टारक, ठीक है, परम भट्टारक, ये उपाधि हो जाती है। और कौन सी उपाधि देखने को मिलती है? एक उपाधि हमें चक्रवर्ती, ये उपाधि देखने को मिलती है। और कौन सी उपाधि देखने को मिलती है? तो ये 4-5 उपाधियां हमें देखने को मिल जाती है, जिससे राजा का देवीय सिद्धांत था इस बात का प्रमाण हमें उपलब्ध हो जाता है। और हर्ष जो था वो क्या करता था? अपने शासन प्रबंधन के लिए शिविरों में रह करके उनका लोगों की बातों को सुना करता था। तो राजा क्या करता था? राजा शिविरों में रहकर जनता की बातें सुना करता था और उनकी जो भी सॉल्यूशन प्रॉब्लम हुआ करती थी उसका सॉल्यूशन किया करता था। दान धर्म का काम सबसे ज़्यादा किया था शिविरों में रह करके। हर 5 साल में शिविर लगता था, ठीक है। शासन प्रबंधन में आप लिख सकते हैं प्रतिवर्ष, प्रति 5 वर्ष, ठीक है, 5 प्रतिवर्ष, 5 वर्ष से 5 वर्ष से 5 वर्ष से शिविर लगाया करता था और उसमें बहुत सारा दान धर्म किया करता था। ऐसा ही इनका छठवां जो 30वां साल आता है, तो 30वें साल में इन्होंने जो किया था उसकी भी चर्चा अपन कर लेंगे। और ऐसे जो शिविर हुआ करते थे, इन शिविरों को एक नाम से जाना जाता है, जयस्कंदवार, जयस्कंदवार, ठीक है। शिविरों में रहकर के काम किया करता था। जयस्कंदवार नाम का ये जो शिविर थे इनको जयस्कंदवार बोला जाता था, ठीक है। और ऐसे ही प्रमुख जो शिविर थे जो प्रसिद्ध रहे हैं, प्रमुख जयस्कंदवार रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? तो उनका एक हमें नाम देखने को मिलता है। एक तो है मणितारा, मणितारा, ठीक है, ये एक शिविर था, ठीक है। एक था वर्धमान कोटि, वर्धमान कोटि, एक ये इनका प्रमुख शिविर था, ठीक है। एक हमें देखने को मिलता है कपिथिका, कपिथिका, ये इनके प्रमुख 3 शिविर हमें देखने को मिलता है। और आपको पता होगा बाण भट्ट जो कवि था, इसी शिविर के समय हर्षवर्धन को मिला था और हर्षवर्धन ने उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था, उसको संरक्षण दे दिया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन के समय के शिविरों के बारे में, जो कि प्रति 5 वर्ष के अंदर हर्ष लगाया करता था। और अपना जो एक और व्यक्ति आ जाता है, ये तो हो गई शिविरों की बात, तो ये तो हो गया अपना देवीय सिद्धांत। ठीक, उसके बाद में आ गया अपना शिविर, ठीक है। उसके बाद में आप याद रख सकते हैं कि वेनसोंग, वेनसोंग, वेनसोंग क्या कहता है? तो वेनसोंग राजा के पूरे दिन को 3 भागों में बांटता है, पूरे दिन, पूरे दिन को 3 भागों में बांटा, ठीक है। उसने कहा है कि हर्षवर्धन का जो कामकाज था वो 3 भागों में बटा हुआ था, 3 भागों में बटा हुआ था। और 3 भाग कौन कौन से थी? एक भाग के अंदर, एक भाग और फिर दूसरा और तीसरा भाग। एक भाग के अंदर वो राजकाज, ठीक है, राजकाज जो भी काम होता था, राज कार्य जो भी होता था वो सारा का सारा काम एक भाग के अंदर करता था। बाकी जो 2 भाग थे, इन दोनों भागों के अंदर वो क्या करता था? दान धर्म किया करता था।
धर्म कार्यों में अपना टाइम बिताता था। तो ये काम धर्म कर्म, ठीक है। इन समय में बाकी 2 भागों में धर्म कर्म का कार्य किया करता था। तो ये इनके पूरे 3 समय के बोलते हैं ना, पूरे दिन का जो टाइम टेबल था वो ये था। और इनके बारे में ये बात वेनसोंग ने लिखी है, इसलिए अपन वेनसोंग का ने उनके दिन के बारे में अपने को बता दिया है। हर्षवर्धन का शासन भी गुप्तकालीन शासन व्यवस्था की तरह ही था। तो इनकी शासन व्यवस्था, चौथा पॉइंट आप ये, 5वां पॉइंट ये लिख सकते हैं, गुप्तों की तरह है कुशल प्रशासन, ठीक है। जिस तरीके से गुप्तों का प्रशासन था उसी तरीके से इनका भी हमें प्रशासन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज अपनी हो जाती है। फिर अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं मंत्री परिषद से संबंधित। मंत्री परिषद से संबंधित मंत्री परिषद की यदि बात की जाए तो शासन संचालन में हर्ष की सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। कुछ मंत्री हुआ करते थे जो हर्ष का शासन संचालन में सहयोग करते थे, ठीक है। केंद्रीय मंत्री परिषद थी, ठीक है। प्रांतीय मंत्री परिषद नहीं होती थी, केवल केंद्रीय मंत्री परिषद ही हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और इसमें मंत्री परिषद में कुछ पदाधिकारी के नाम हमें देखने को मिलते हैं। प्रमुख पदों की बात की जाए तो एक तो होता है सामंत, ठीक है। एक होता है अमात्य, ठीक है। एक तो हो जाता है अपना सामंत, एक हो जाता है अमात्य, एक हो जाता है प्रधानामात्य, ठीक है। एक अपना प्रधानामात्य हो जाता है। तो ये हमें 3 मंत्री परिषद के अंदर 3 मंत्रियों देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एक और इनका जो ये तो हो गया मंत्री परिषद के बारे में। अब अपन मंत्री परिषद के अलावा अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं। अपना अगला पॉइंट जो होएगा वो होएगा पदाधिकारियों का, ठीक है। पदाधिकारियों की बात कर लेता हूं। पदाधिकारियों की पुष्यभूति वंश के अंदर, पुष्यभूति साम्राज्य के अंदर हमें जो पदाधिकारी देखने को मिलते हैं वो हमें एक तरीके से बोला जाए तो विकेंद्रीकृत भी था। साम्राज्य केंद्र में तो राजा था, प्रांतों में प्रांतीय लोग हुआ करते थे, शासन में अनेक छोटे छोटे विभाग हुआ करते थे, उन विभागों में पदाधिकारियों की नियुक्ति हुआ करती थी। और विभागों के अंदर पदाधिकारियों की नियुक्ति की यदि बात की जाए तो हमें कुछ शब्द देखने को मिलता है, पदाधिकारियों के कुछ उल्लेख हमें देखने को मिलता है, उनकी चर्चा अपन इधर कर लेते हैं। एक पद अध्यक्ष का देखने को मिलता है। अध्यक्ष, ये पद जो हमें देखने को मिलता है ये विभागों का पदाधिकारी हुआ करता था, ठीक है। ये विभाग का पदाधिकारी हुआ करता था। एक पद हमें महाबलाधिकृत, ये शब्द मैंने आपको गुप्त साम्राज्य के समय में भी बताया, ठीक है। पैदल सेना का जो सेनापति था, ठीक है, उसको महाबलाधिकृत कहा जाता है। याद रख लेना, पैदल सेनाओं का सेनापति था, उसे ही इस पद के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और हर्ष के काल के अंदर कौन बैठा था इस पद पर? तो हर्ष के काल पर एक सिंहनाद नाम का कोई व्यक्ति था जो महाबलाधिकृत पद पर बैठा हुआ था। और इस पद के बारे में आपको पता होना चाहिए। पैदल सेना का अध्यक्ष, पैदल सेना का सेनापति। एक हुआ करता महासंधि विग्रहिक, एक महासंधि विग्रहिक, ठीक है। एक हमें ये देखने को मिल जाता है। महासंधि विग्रहिक की बात की जाए तो युद्ध और संधि के जो भी नीति होती थी वो बनाने का काम इसका होता था। वैसे तो युद्ध और संधि हर्षवर्धन स्वयं करता था, लेकिन सहायता के लिए पदाधिकारी हुआ करते थे। तो महासंधि विग्रहिक एक पद हुआ करता था और इनका काम हुआ करता था युद्ध और संधि करने वाला व्यक्ति इनको कहा जाता है। तो ये राजा को राय देता था।
इसी के अलावा महासंधि विग्रह का एक काम यह भी होता था कि वो प्रशासनिक घोषणाओं और अभिलेखों को लिखवाने का जो भी काम होता था वो इसके अंडर में आता था। यही काम करता था, जो भी अभिलेख लिखवाना हो या फिर कोई प्रशासनिक घोषणा करनी हो तो। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम हमें देखने को मिलता है, हर्ष के समय में अवंती नाम का कोई व्यक्ति रहा है जो इस महासंधि विग्रह पद पर बैठा हुआ था। ठीक है, एक हमें देखने को मिलता है वृहद स्वैवार, एक पद हमें वृहद स्वैवार देखने को मिलता है। ये घुड़सवार जो भी सेना हुआ करती थी उसका सेनापति हुआ करता था। घुड़सवार सेनापति का जो भी अध्यक्ष होता था उसको क्या कहा जाता था, तो उसको ये कहा जाता था वृहद स्वैवार। और हर्ष के समय में कुंतल नाम का कोई व्यक्ति था जो इस पद पर बैठा हुआ था। एक पद हमें कटुक शब्द से मिलता है, एक शब्द हमें कटुक पद का मिलता है। ये भी एक पदाधिकारी हुआ करता था जो हर्ष के काल में हस्ती सेना हुआ करती थी, तो इसके बारे में याद रखना। घुड़ सेनापति, ठीक, इसके बारे में याद रख लेना। हस्ती सेनापति, ठीक है। महाबलाधिकृत के बारे में पैदल सेनापति। सेनापति में इसलिए लिख रहा हूं कि प्रमुख सेनापति, जो प्रमुख होता है ना, उसकी बात कर रहा हूं, समझ जाना। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये सब पद हमें देखने को मिलता है। एक और पद हमें देखने को मिल जाता है महाप्रमातार। ये पद हमें देखने को मिलता है। राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी जो होता था उसको महाप्रमातार व्यक्ति कहा जाता था। ठीक है, तो महाप्रमातार कौन था? राजस्व संभालने वाला व्यक्ति। राजस्व विभाग इसके अंडर में हुआ करता था। हर्ष काल में स्कंदगुप्त नाम का कोई व्यक्ति रहा है जो महाप्रमातार के पद पर रहा था। तो ये हो जाता है अपना शासन प्रबंधन से संबंधित बात। ठीक है, अब अगला पॉइंट, शासन प्रबंधन में ही अगला पॉइंट, प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन की बात की जाए तो प्रशासन जो था वो कई क्षेत्रों में बटा हुआ था। जैसे कि हमें देखने को मिलेगा भुक्ति, ठीक है, विषय, ठीक है, एक पाठक और एक ग्राम, ये हुआ करते थे। भुक्ति का मतलब राज्य, विषय का मतलब जिला, पाठक का मतलब तहसील, ग्राम का मतलब गांव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनको बोला जाता था। प्रांतीय विभाजन जो था वो इस तरीके से था। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल जाती है। इनकी भी यदि चर्चा करना चाहे तो अपन कर सकते हैं। एक तो अपन भुक्ति की चर्चा कर सकते हैं। भुक्ति किसको बोलते हैं? राज्य को बोलते हैं। और ये जो प्रांतों का प्रमुख होता था उसे भुक्ति कहा जाता था। हर्ष के अंडर में कई प्रांत आते थे तो उन प्रांतों का प्रमुख हुआ करता था। इसके लिए अन्य नाम भी काम में लिए जाते थे। इसी को भुक्ति जो पद पर बैठा हुआ था, भुक्ति तो चलो प्रांत को मान लिया, अब इसमें पद देखने को मिल जाता है तो वो पद हमें देखने को मिल जाता है। उस पर जो व्यक्ति बैठता था उसे क्या कहा जाता था? उस व्यक्ति को राजस्थानीय कहा जाता था। राजस्थानीय, ठीक है। उस व्यक्ति को ऊपरी कहा जाता था। ठीक है, उसको राष्ट्रीय भी कहा जाता था। तो
प्रांतीय प्रमुख को इन शब्दों से हमें देखने को मिल जाता है। इनको कई नामों से जाना जाता था और वो नाम ये है जिनके नामों से जाना जाता था जो प्रांत के पद पर बैठा करता था। और हर्षचरित में इन्हीं को लोकपाल कहा गया है। लोकपाल कहा गया है। तो ये चीज भी आप हर्षचरित के हिसाब से याद रख सकते हैं। और भुक्तियों का जो कार्यालय था, इनका जो कार्यालय उसको अधिकरण के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इनके कार्यालय को क्या कहा जाता था? इनके कार्यालय को अधिकरण कहा जाता था। प्रमुख भुक्तियों में आपको नाम देखने को मिलेगा अहिछत्र, श्रावस्ती, कौशाम्बी। तो इन भुक्तियों का नाम हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कई चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, अहिछत्र, श्रावस्ती, कौशाम्बी ये कुछ भुक्तियां हुआ करती थी जिनका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। भुक्तियों के कार्यालय को अधिकरण कहा जाता था और भुक्ति के जो प्रांतीय जो राजा बैठता था प्रांतीय, ठीक है, प्रांत पर जो शासन करता था, गवर्नर बोलते हैं उसको, राज्यपाल बोलते हैं। ठीक है, तो उस व्यक्ति को वहाँ पर राजस्थानीय, ऊपरी, राष्ट्रीय, लोकपाल इन नामों से जाना जाता था। ठीक है, तो ये हो जाता है भुक्ति से संबंधित बात। भुक्ति के बाद में इससे छोटा विषय आता है। विषय मतलब अपना जिला हो जाता है और विषय पर जो राज करता है इसके गवर्नर को क्या कहा जाता था? विषयपति। ठीक है, विषय को संभालने वाला कौन था? विषयपति हुआ करता था। और विषयपति तो विषय को संभालने वाला हो गया और इसका कार्यालय जो था उसे विषयाधिकरण कहा जाता था। ठीक है, कार्यालय को विषयाधिकरण कहा जाता था। तो ये चीज आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई विषय की बात। फिर आता है पाठक। पाठक का मतलब तहसील। और तहसील की बात की जाए तो एक विषय में कई सारे तहसील होते थे जिन्हें पाठक कहा जाता था। पाठक में शांति और व्यवस्था बनाने के लिए ही अधिकारी होते थे और कोई काम के लिए ज़्यादा खास बात नहीं होती थी। ठीक है, बाद में पाठक के बाद में ग्राम प्रशासन आ जाता है। पाठक के बाद में ग्राम प्रशासन। ठीक है, ग्राम प्रशासन संभालता है। तो यह है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी और इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, तो इसका जो अधिकारी था, इसको महत्तर कहा जाता था। तो ये चीज आप नोट कर सकते हैं। और इसमें एक पद और होता था, एक और अधिकारी होता था जिसको कर्ण, उसको क्या कहा जाता था? उसको कर्णिक कहा जाता था। कर्णिक कौन होता था? तो ये रिकॉर्ड और लेखा जोखा रखने वाला, रिकॉर्ड रखने वाला। ठीक है, रिकॉर्ड रखने वाला जिसको कर्णिक के नाम से जाना जाता था। तो ये हमें देखने को मिल जाता है। एक और पद हमें देखने को मिल जाता है ग्रामाक्ष पटलिका। एक और अधिकारी का नाम देखने को मिल जाता है जिसका नाम था ग्रामाक्ष पटलिका। ठीक है, एक हमें ये देखने को मिल जाता है ग्रामाक्ष पटलिक, गांव का रिकॉर्ड रखने वाला। ठीक है, तो इसका काम होता था गांव का रिकॉर्ड रखने वाला। कर्णिक का मतलब लेखा जोखा रखने वाला। मुख्य अधिकारी महत्तर। तो इस तरीके से इनका प्रांतीय विभाजन, प्रांतीय प्रशासन था जिसमें भुक्ति, विषय, पाठक और ग्राम प्रशासन हमें देखने को मिल जाता है। फिर अपन और भी कई सारी चर्चा पुष्यभूति वंश के बारे में कर सकते हैं, जैसे कि राजस्व प्रशासन। इनको मिटाना ही पड़ेगा। अब अपन बात कर रहे हैं राजस्व प्रशासन। हर्ष के काल की बात की जाए तो कर व्यवस्था उदार थी।
कर व्यवस्था उदार थी, सरल थी। ठीक है, उदार और सरल थी। लोगों पर ऐसा जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं किया जाता था। आराम से जिनसे कर दिया जा सकता था उनसे कर लिया जाता था। ठीक है, तो ये राजस्व से संबंधित हो गई। कई प्रकार के राजस्व लिए जाते हैं, टैक्स। एक तो हो गया भाग, ठीक है, एक हो गया हिरण्य, ठीक है, एक हो गया बलि। ये 3 प्रकार के हमें प्रमुख कर देखने को मिलते हैं। तो राज्य की आय का जो प्रमुख भाग था वो ये था। राज्य की आय सर्वाधिक जो होती थी वो भाग टैक्स से होती थी, और ये भाग टैक्स जो था वो भूमि की उपज पर लगने वाला कर था। भूमि की उपज पर लिया जाने वाला कर भाग कहलाता था। व्यापारियों से नगद में जो कर लिया जाता था उसे हिरण्य कहा जाता था। वही कोई धार्मिक कर जो था उसे बलि कहा जाता था, बलि कहा जाता था। तो इस तरीके से हमारे 3 कर हो जाते हैं। भूमि की उपज पर लगने वाला कर भाग, व्यापारियों से लिया जाने वाला कर हिरण्य, धार्मिक कर बलि कर। ठीक है, तो ये कर थे प्रमुख। तो ये हो जाती है अपनी राजस्व व्यवस्था से संबंधित 3 प्रकार के टैक्स थे। ठीक है, अगला पॉइंट न्याय प्रशासन का। न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन बोल लो या फिर आप न्याय व्यवस्था बोल लो। राजा जो था वो सर्वोच्च न्याय करने वाला व्यक्ति हुआ करता था। प्राचीन भारतीय परंपराओं और लोक व्यवहार के आधार पर न्याय किया जाता था। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। न्यायालय को अधिकरण या फिर धर्माधिकरण के नाम से भी जाना जाता था। तो न्यायालय के अन्य नाम थे न्यायालय, उसको क्या कहा जाता था, अधिकरण, धर्माधिकरण। ठीक है, इन 2 नामों से जाना जाता है। न्यायाधीश जो हुआ करता था उसे न्यायाधीश, न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, तो न्यायाधीश को प्रभातार कहा जाता था। न्यायाधीश को प्रभातार के नाम से जाना जाता था। हर्ष का दंड विधान काफ़ी कठोर था। दंड विधान जो था वो काफ़ी कठोर था। सामाजिक अपराधों के लिए तो उनके अंग भंग काटे जाते थे। यदि कोई गंभीर अपराध किया जाता था तो मृत्यु दंड भी दे दिया जाता था। याद रखना, हर्ष के काल में मृत्यु दंड मौजूद था। अगर कोई गंभीर का अपराध करता तो उसे दंड भी दिया जा सकता था। ठीक है, और कोई छोटे मोटे सामाजिक अपराध करता था तो उसके हाथों को काट दिया जाता था, राइट हाथ को काट दिया जाता था, या फिर उसको देश से बाहर निकाल दिया जाता था। तो इस तरीके की हमें न्याय व्यवस्था देखने को मिलती है। और हमें 2 पुलिस अधिकारियों के नाम भी देखने को मिलते हैं। तो 2 पुलिस अधिकारियों की पदों के नाम देखने को मिलते हैं। एक तो होता था दंडिक, ठीक है, एक होता था दंड पाशिक, एक होता था दंड पाशिक। ये 2 पद देखने को मिलते हैं। ये पुलिस पद हुआ करते थे। ठीक है, दंडिक और दंडपाशिक पुलिस पद हुआ करते थे। न्यायालय को अधिकरण और धर्माधिकरण कहा जाता था। न्यायाधीश को प्रभातार के नाम से जाना जाता था। न्याय व्यवस्था कठोर थी, मृत्यु दंड भी दिया जाता था, उनके हाथ भी काट दिए जाते थे, उनको देश निकाला भी दे दिया जाता था। तो इस तरीके से हमें न्याय व्यवस्था देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं अपन सैन्य व्यवस्था के बारे में। अगला पॉइंट सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था, सैन्य सेना जो थी, हस्ती सेना मौजूद थी, पैदल सेना मौजूद थी, ठीक है, घुड़सवारी सेना मौजूद थी, ठीक है, घुड़सवारी सेना मौजूद थी। तो ये 3 प्रकार की सेना मौजूद थी। रथ सेना यहाँ पर मौजूद नहीं थी।
ठीक है, तो याद रख लेना रथ सेना यहाँ पर मौजूद नहीं थी। ठीक है, हस्ती सेना के जो भी अधिकारी होते थे उसको क्या कहा जाता था, कटुक कहा जाता था। प्रमुख अधिकारी को मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, हस्ती सेना के पदाधिकारी को कटुक जाना जाता था। और पैदल जो सेना का जो था वो उसे महाबलाधिकृत कहा जाता था। घुड़सवारी की सेना रखने वाला जो था उसको वृहद स्वैवार कहा जाता था। ठीक है, तो ये इनके प्रमुख पद हुआ करते थे, जो इनके मुख्य अधिकारी हुआ करते थे। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से हमारे सैन्य व्यवस्था देखने को मिल जाती है। सैन्य व्यवस्था में एक चीज़ और याद रख लेना, इन्होंने धनुष बाण, बर्छे, भाले, तलवार, ढाल आदि हथियारों का प्रयोग किया था। तो इस तरीके से हमें इनकी सैन्य व्यवस्था देखने को मिल जाती है। अब अपन चर्चा कर लेते हैं अगले पॉइंट की, हर्ष की सांस्कृतिक उपलब्धियां। हर्ष की सांस्कृतिक उपलब्धियां। ठीक है, हर्ष की सांस्कृतिक उपलब्धियां। हर्ष के बारे में बताया जाता है कि उसने तलवार और कलम दोनों को ही बढ़िया मजबूती के साथ में पकड़ा था। ठीक है, सांस्कृतिक उपलब्धियों के अंदर उसने विशाल जन सम्मेलनों का आयोजन किया था, जिन्हें शिविर के नाम से जाना जाता था। उनने हर 5 साल में शिविर लगाए थे। उनमें से सबसे प्रमुख सम्मेलनों की बात करें तो प्रमुख सम्मेलन किए उसने प्रमुख सम्मेलन, हर्ष ने जो प्रमुख सम्मेलन लगवाए थे, हर्ष की बात कर रहे हैं स्पेशल। ठीक है, याद रख लेना। तो हर्ष ने एक सम्मेलन लगवाया था कन्नौज में। ठीक है, एक सम्मेलन प्रयाग में लगवाया, जिसे प्रयाग सभा के नाम से जाना जाता है। एक सम्मेलन, तो ये हमारे प्रमुख 2 सम्मेलनों का नाम हमें देखने को मिल जाता है। कन्नौज सम्मेलन की बात की जाए तो इस सभा का उद्देश्य था बौद्ध धर्म का प्रचार करना। कन्नौज सभा का उद्देश्य था बौद्ध धर्म का प्रचार करना, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कन्नौज सभा लगाई गई। और इसमें विशेषकर जो अपना ह्वेनसोंग था ना, जो विदेशी यात्री आता है, उसने भी इनके कन्नौज के अंदर क्या किया था, आया था इस सभा के अंदर। और गंगा के तट पर बुद्ध की एक सोने की मूर्ति भी स्थापित की जाती है। बौद्ध धर्म की विशेषता या जो महायान शाखा थी उसका प्रचार इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, महायान शाखा के द्वारा इसका प्रचार किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो ह्वेनसोंग था वो प्रमुख वो निभाता है, अपना योगदान देता है। हर्ष ने खुद एक लेख जारी करवाया था। हर्ष ने खुद लोगों को, जनता को बताया था कि ह्वेनसोंग के साथ में कुछ गलत हो गया इस सभा के अंदर, क्योंकि बहुत सारी जनता इकट्ठी थी, तो ह्वेनसोंग को कुछ हो न जाए इसलिए उसने अपने आदेश भी जारी करवाए थे कि ह्वेनसोंग को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा और ह्वेनसोंग के साथ में कोई भी गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो ऐसी बात कन्नौज की सभा के अंदर की जाती है। प्रयाग सभा की यदि बात की जाए तो प्रयाग सभा 643 ईस्वी के अंदर करवाई जाती है। 643 ईस्वी में करवाई जाती है। ये 30वीं सभा थी, 6वीं सभा थी। प्रत्येक 5 साल में आपको पता है हर्षवर्धन एक शिविर लगाया करता था, एक सभा का आयोजन किया करता था। तो ये 6वीं सभा थी, 56 जो 30 जो अपनी हो जाती है। ठीक है, 30वीं साल में ये 6वीं सभा होती है हर्षवर्धन की। और बताया जाता है कि ये जो सभा है वो 75 दिनों तक चली थी, 75 दिनों तक चली थी। और हर्ष ने अपना सब कुछ दान कर दिया था, अपने स्वयं के कपड़े भी दान कर दिए थे, स्वयं के गहने भी दान कर दिए थे। और बाद में अपनी बहन राज्यश्री से कहता है कि जाओ और मेरे पुराने कपड़े लेकर के आओ। पूरा का पूरा राजकोष खाली कर दिया था प्रयाग सभा में, इसलिए इस प्रयाग सभा का नाम हमें देखने को मिलता है। तो ये हो जाता है अपना प्रयाग सभा। तो ये कन्नौज के द्वारा प्रमुख सम्मेलन भी
करवाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गई अपनी हर्ष की सांस्कृतिक उपलब्धि के अंदर 2 सभाओं का आयोजन करवाया जाता है। साहित्यिक उपलब्धि, साहित्यिक उपलब्धि की बात करें तो हर्ष स्वयं साहित्य प्रेमी था। हर्ष ने अपने ग्रंथ लिखे, हर्ष ने ग्रंथ लिखे, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। ठीक है, रट लेना, याद कर लेना इन के बारे में। हर्ष अपने दरबार में कई विद्वानों को रखता था। ठीक है, हर्ष के दरबार में कई विद्वान रहा करते थे। उनके दरबारी विद्वान, ठीक है, उनके दरबारी विद्वान में एक नाम आता है बाण भट्ट, सब जानते हैं। एक नाम मयूर भट्ट का देखने को मिलता है, मयूर भट्ट। ठीक है, बाण भट्ट, मयूर भट्ट, जयसेन। ठीक है, एक विद्वान ये था। एक मातंग, ठीक है, एक मातंग का नाम देखने को मिलता है। एक दिवाकर का नाम देखने को मिलता है। एक हमें धवल का नाम देखने को मिलता है। ठीक है, और एक हमें हरिदत्त का नाम देखने को मिलता है। तो ये इसके दरबार में कई विद्वान रहा करते थे और इन्होंने कई सारी ग्रंथें अपने लिखे थे। बाण भट्ट की बात कर लेते हैं। बाण के ग्रंथ, ठीक है, बाण भट्ट ने अपने हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक, पार्वती परिणय उसने ग्रंथ लिखे। कादंबरी, ठीक है, कादंबरी लिखा, हर्षचरित लिखा। ठीक है, हर्षचरित लिखा उसने, चंडी शतक लिखा उसने पार्वती परिणय, पार्वती परिणय ये ग्रंथ इसने लिखा था। मयूर भट्ट का नाम आपने देखा होगा। मयूर भट्ट ने भी कई सारे ग्रंथ लिखे थे। मयूर भट्ट के 2 ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं, मयूर शतक और सूर्य शतक। मयूर भट्ट के ग्रंथ याद रख लेना, मयूर शतक, सूर्य शतक। तो ये हो जाता है अपना पुष्यभूति राजवंश कंप्लीट। काफ़ी लंबी अपन ने क्लास खींच दी है, गला भी दर्द करने लग गया है। तो इस तरीके से अपना पूरा पुष्यभूति वंश समाप्त होता है। काफ़ी सारे तथ्य भी अपन ने जाना, कॉन्सेप्ट सबसे बढ़िया अपन ने आसानी से समझने की कोशिश की। इसी के साथ में अपना पुष्यभूति वंश खत्म होता है। ठीक है, सब्सक्राइबर भी थोड़े से बढ़वा दो यार, बार बार में कहना पड़ेगा क्या। तो इस तरीके से हमारा होता है पुष्यभूति वंश का टारगेट कंप्लीट। पुष्यभूति वंश के अंदर अपन ने क्या छोड़ा है, तो पुष्यभूति वंश के अंदर अपन ने जो पॉइंट छोड़ा है वो छोड़ा है वेनसॉन्ग। ठीक है, इसकी अपन चर्चा बाद में कर लेंगे, मौका मिलेगा तो। और बाकी आप उसके बारे में यदि ढूंढ सके तो आप भी ढूंढ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।